ओके गाइस, वेलकम बैक। सॉरी, मुझे थोड़ा आने में लेट हो गया क्लास शुरू करने में। एक्चुअली खाना ज़्यादा अच्छा बन गया था तो यू नो खाने बैठ गए थे। बस बस, ज़्यादा फ्री नहीं, ज़्यादा फ्री नहीं, ज़्यादा सवाल नहीं। खैर चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी वो थी ग्रुपिंग के बारे में। ओके, मैं सारे फिल्टर्स जरा थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और लेट्स मेक इट। वी जस्ट गो टू द पिवट टेबल ऑप्शंस और यहाँ से हम पेयर फिल्टर्स कर देंगे सारे। सो इट लुक्स गुड। टाइटल्स मेरे पास सारे मौजूद हैं और वो रेवेन्यू के बेस पे एडजस्ट हुए, तो मैं इसे भी है ना सॉर्ट कर देता हूँ टाइटल के बेस पे, ना कि रेवेन्यू के बेस पे। इसके बाद तो अब है ना हम लोग जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ग्रुपिंग ऑप्शन। नाउ ग्रुपिंग ऑप्शन हमें क्या अलाउ करता है कि लेट्स से कि हमारे पास यहाँ जो डेटाबेस था वो इंस्टेड ऑफ दिस बल्कि एक है ना सैलरी का डेटाबेस था और उसमें सारे एम्प्लॉयज के नाम थे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे एम्प्लॉयज के नाम में लेट्स से जो ह्यूमन रिसोर्स का उनको मैं ग्रुप करके ह्यूमन रिसोर्स के कॉलम उसका बना दूँ, एक ग्रुप बना दूँ। देखा जैसे आपने यहाँ पे ग्रुप्स देखे थे ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं कंट्री को वापस क्रॉस में ले आता हूँ तो ये ग्रुपिंग होती है। देख रहे हो आप, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरा ग्रुप किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी टाइटल्स है वो सारे ग्रुप हुए हुए हैं। तो एक तो ग्रुप से जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं तो उसके बेस पे पिवट टेबल आपको खुद बना के दे देता है। बट लेट्स से कि आपके पास जो डेटाबेस मौजूद है उसमें डिपार्टमेंट्स का कोई कॉलम नहीं है, तो आप डिपार्टमेंट्स बनाना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले मैं फिलहाल इस वाले में तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं इधर भी ग्रुपिंग बनाना चाह रहा हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि कौन सी मूवीज के मैं ग्रुप बना सकता हूँ। तो लेट्स से कि देख रहे हो ये एल्विन एंड द चिपमंक्स, ये एक मूवी है जिसके चार अलग अलग पार्ट्स है। सो इट कैन बी अ ग्रुप कि मैं ये दिखाऊं कि टोटल एल्विन एंड द चिपमंक्स मूवीज के जो पूरा जो सीरीज थी उसने कितना कलेक्शन किया है। ये लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स है या एवेंजर्स की पूरी जो सीरीज है उस सब ने कितना कलेक्शन किया है। इसके अलावा अगर मैं देख लेता हूँ इसमें तो मेरे पास आई गेस यहाँ पे मैंने एक अच्छी बैक टू द फ्यूचर की सीरीज है, उसने पूरा कलेक्शन कितना किया है। बाहुबली है, बाहुबली के ऊपर वाली मूवी यहाँ पे मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो इन शॉर्ट द आइडिया इज वेरी क्लियर कि हम लोग ग्रुपिंग किस तरीके क्यों करते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। हम लोग डेटाबेस को क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक नीचे आता हूँ, मेरे पास एक अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है और वो है, हाँ ये स्टार वॉर्स का। आप लोगों ने देखी होगी स्टार वॉर्स, प्रोबेबली देखी होगी। तो लेट्स से मैं इनको ग्रुप करना चाहता था। मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी सारी स्टार वॉर्स की मूवीज है ना उन सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड ग्रुप ऑप्शन। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन है, आप ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ देखिए मेरे पास एक एडिशनल टाइटल आ चुका है। मैं ऊपर वापस जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास एक एडिशनल टाइटल आ चुका है। एक तो टाइटल नॉर्मल था और एक आगे ग्रुपिंग वाला। अब आप देख सकते हो कि हर एक के आगे ग्रुप का एक ऑप्शन बन गया है, बट इन सब में कुछ है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक एक वैल्यूज ही है। बट कहाँ पे ज्यादा वैल्यूज है, नीचे स्टार्ट टैग, मतलब मैं से नीचे लिख देता हूँ ग्रुप टाइटल। इससे मैं लाता हूँ और मैं से फॉरन से मैं स्टार ट्रैक में चाहिए तो मैं यहाँ पे आगे सर्च कर लेता हूँ स्टार वॉर, सॉरी नॉट ट्रैक, स्टार 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 लेट से जस्ट स्टार। ओके, तो ये मेरे पास आ चुके। तो अब मेरी स्टार वॉर्स कहाँ गई, स्टार वॉर्स का मैंने वो किया था, स्टार वॉर्स कहाँ चली गई, स्टार वॉर्स वेयर आर यू स्टार वॉर्स। ओके, स्टार वॉर्स कहीं गुम हो चुकी है। लगता है नाराज होके कहीं चली गई। स्टार वॉर्स यहाँ से गायब क्यों हुई है अनफॉर्चुनेटली। अब आई डोंट नो क्यों गायब हुई है। लेट्स जस्ट रीडू ऑल द, we bring all the thing and just go down to the stars. मे बी आई थिंक कोई उसमें टेक्निकल इशू होगा। इधर गया स्टार्स। सो ये चीज का ध्यान रखते हैं चलो कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो थोड़ी सी तो आपको भी स्ट्रगलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपको मैं सब कुछ फौरन फौरन हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा जैसे मैं भी आज करके दिखाऊं तो इट्स ओके ओके इट्स जस्ट नेम्ड इट एज अ ग्रुप। So I'll just rename this. I'll just try to rename this as Star Wars. Okay, and it will.
नेम इट, ओके। सॉरी, मैं भूल गया था कि ये ग्रुप के नाम से रिफ्रेश हो गया था। सो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबका अलग अलग आपको दिख रहा है रेवेन्यू। और मैं जैसे ही इसे फ्लिप बैक कर दूंगा तो इसने टोटल मुझे स्टार वॉर्स का कलेक्शन दिखा रहा है कि टोटल जितनी भी स्टार वॉर्स मूवीज आई थी ना, उन सबका टोटल कलेक्शन कितना है। सो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने किया था कि ह्यूमन रिसोर्स वालों ने कितना कमाया है, आप लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर भी है कि ह्यूमन रिसोर्स वालों ने कितना कम दिया गया है, फाइनेंस वालों को कितना दिया गया है। तो वहां पे तो डिपार्टमेंट के नाम मौजूद थे, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली आपने सम इसके थ्रू कर ली थी समराइजेशन। बट लेट से अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पे अपने कस्टम डिपार्ट अपने कस्टम ग्रुपिंग खुद बना सकते हो। यू हैव द ऑप्शन टू डू इट। ओके। अगर आपको नहीं चाहिए तो बस राइट क्लिक करो एंड अनग्रुप कर दो, बनाने के बाद एंड इट्स बैक टू नॉर्मल। देखो पहले जैसा हो गया, बिकॉज इसमें आपको और ग्रुप है ही नहीं, तो उसने ऑटोमेटिकली जो कॉलम बनाया था वो गायब कर दिया। ओके, सो इट्स गुड टू नो कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है जो कि ये आपका काम कर देता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट माय बॉस वांट्स मी टू गिव कि किस कंट्री में, लेट्स से उन्होंने कहा है कि यूएस, यूके और रशिया में भी, रशिया, फिलिपीन और साउथ कोरिया का मुझे उन्होंने कहा है कि डेटा ला के दो। ओके, मैंने उनको डेटा ला के दे दिया कि सर ये सारी मूवीज इन पांचों कंट्रीज में बनी है। सो ही सेड दैट आई डोंट वांट दिस डेटा, मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे हर एक का अलग अलग शीट पे चाहिए डेटा। मुझे ये देखना है कि यूएस वालों ने यूएस में कौन कौन सी फिल्में बनी है, उसका कितना रेवेन्यू है, वो मुझे अलग शीट पे चाहिए। मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि पहले यूएस से आ रहा हो, फिर इसको तुम प्लस माइनस से बंद करने बैठोगे, फिर मेरे पास दूसरा डेटा आएगा। या फिर मैं भी, अगर तुम मुझे फाइल बना के दे भी देते हो तो मैं प्लस माइनस करने नहीं बैठने वाला। तो मुझे अलग अलग शीटों पे लाके दो आंसर्स। सो आप लोगों ने ये नहीं करना है कि इन सबको कॉपी करने बैठे और यहाँ पे आके आप लोगों ने अलग अलग टैब्स बनाए, सारे अलग अलग शीट्स बनाई, और उसके बाद आपने एक एक करके फिल्टर लगा के दिया। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सबको कॉपी किया, ओके, इसको कॉपी किया, नेक्स्ट शीट पे आए, इसे कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसको फिर रिसाइज भी कर देते हैं हम जरा सा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यूएसए सेलेक्ट कर दिया, सबको हटा के सिर्फ यूएसए सेलेक्ट कर दिया, ओके, इसे यूएसए का टाइटल दे दिया। सर ये पहली शीट हो गई, दूसरी शीट अब यूके की भी सेम बनाई, इस तरीके से 5 शीटें बनाई। तो ऐसा काम आपने नहीं करना है, आपने थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। मैं सर ऐसे भी रीनेम कर दूं, IMDb डेटाबेस, सही नाम इसका। ओके, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास एनालाइज टैब के अंदर जो ऑप्शंस का मेन्यू था ना, यहाँ पे जो पिवट टेबल नेम के नीचे, अगर आप वहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो आपने जो जो फिल्टर सिलेक्ट करके रखे हैं ना, ये उन सबके अलग अलग पेजेस बनाने की काबिलियत रखता है। चलो देखते हैं कैसे। आपने इस पे क्लिक कर दिया, इसने कहा कि आपको कौन से फिल्टर के बेस पे बनाना है, मैंने कहा कंट्री के बेस पे, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उसे फिल्टर लगाया हुआ है पहले से। ओके प्रेस किया, और देखो इसने मेरा काम कर दिया है। इसने मुझे फिलीपीन, रशिया, साउथ कोरिया, अब देखो ये ऑटोमेटिकली री एडजस्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने ऑप्शन बंद किया हुआ था। ओके, मैं इसे बैक कर लेता हूँ, देखो ये आ गया साउथ कोरिया की मूवीज, ये आ गई हमारी यूके की मूवीज, एंड ये आ गई हमारी बेसिक। ओके, सो क्विक टिप, जब भी आप, अगर कोई कंट्रीज अगर आपको फिल्टर लगाने हैं तो ये मेक श्योर कि आप उन फिल्टर्स को पहले सेलेक्ट कर लो, फिर ये रिपोर्ट पेज के ऑप्शन पे क्लिक करना। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्टली कर दिया तो ये 49 कंट्रीज यहाँ पे मौजूद थी, उन सबकी अलग अलग फाइल्स बना देगा। सो वो फिर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। और प्रोबेबली मेरे जो मतलब मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मुझे ऐसा काम करना पड़ता है कि मुझसे डिमांड की जाती है कि हमें अलग अलग शीट्स के अंदर अलग अलग कोई भी किस्म का अलग अलग लेट से अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डेटा अलग अलग शीट में चाहिए, तो मैं मोस्टली उसे एक अलग पिवट फाइल्स में बना के देता हूँ, और सॉरी अलग वर्कशीट में बना के अलग फाइल में बना के देता हूँ। मैं सेम डेटा अलग फाइल में ले जाता हूँ, वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे पिवट बना के ये वाला काम करके फिल्टर लगा के उनको दे देता हूँ। आपका जो मेन शीट है जहाँ पे आप सारा एनालिसिस करने वाले हो ना, वहाँ ये काम ना करो तो बेहतर है, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा टैब्स बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि अभी आ गए, तो वो फिर वर्किंग में इशू आता है। ठीक, यहाँ पे भी अगर आप ऊपर नजर डालोगे तो कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ इसने फिल्टर को सही किया है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के सारी शीट सिलेक्ट हो गई, और डिलीट।
या डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप फिल्टर पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम लोग जाते हैं जरा स्लाइसर्स के ऊपर। तो स्लाइसर्स क्या है, स्लाइसर्स भी नॉर्मल फिल्टर्स ही है, बट वो थोड़े विजुअली थोड़े बेहतर होते हैं, और कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल फिल्टर्स ही है। जैसे कि अभी हम लोग बार बार ऊपर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद फिल्टर्स लगा रहे हैं, जॉनरा में अलग जा रहे हैं। सो इट्स लाइक इट्स बिट टेक्निकल ना, कि आपको ऊपर जाना पड़ रहा है, लिस्ट में ढूंढना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, थोड़ा सा इतना खूबसूरत दिख भी नहीं रहा है ये। सो व्हाट स्लाइसर्स डू, कि वो एक विजुअली एक अपीलिंग आपके पास बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर आप सारी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली वहां से सिलेक्शन कर सकते हो। तो हम जाते हैं पिवट टेबल ऑप्शंस में। यहाँ पे हमें मिल जाएगा स्लाइसर्स का बटन, इंसर्ट स्लाइसर। अभी आपसे पूछ रहा था आपको किसके बेस पे स्लाइसर लगाना है, मतलब कौन सी फील्ड के बेस पे। तो इसमें ये याद रखना कि कभी भी मेजर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज जो होती है ना, उनका ना ही बनाओ तो बेहतर है। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बने वो बने जॉनरा के बेस पे, लेट्स से। ओके। ओके, एंड यहाँ मेरे सारे जॉनरा आ चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा अलाइन कर सकता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर सकता हूँ। ओके, सो इट्स गुड टू सी इट नाउ। अब आप इसमें यहाँ से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो, लेट्स से मैं सिलेक्ट करता हूँ एनिमेशन, कॉमेडी। सी कितना फास्टली हो रहा है, मेरे पास सब ऑप्शन दिख रहे हैं, मेरे को दिख भी रहा है कि मैं क्या क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्राइम। और यहाँ देख सकते हो कि ऊपर ऑटोमेटिकली फिल्टर एडजस्ट होता जा रहा है। तो ये चीज, ये स्लाइसर काफी हेल्प करता है जब हमें लेट से अलग अलग जॉनर का, अलग अलग कंट्रीज में रेवेन्यू फटाफट शॉर्टलिस्ट करना हो, टॉप 10 का या किसी भी तरीके से। सो इट्स प्रेटी गुड टू यूज दिस स्लाइसर्स। आप चाहो तो कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, और जैसे ही आप छोड़ोगे कंट्रोल का बटन, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, और देखो मल्टीपल आइटम इज सिलेक्टेड, वैसे मल्टीपल आइटम सिलेक्ट की। तो ये है हमारे स्लाइसर। इसके अगर आप स्लाइसर को सिलेक्ट करोगे तो ऊपर कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं। इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग, बहुत इजी है, बस इसकी थोड़ी सी कलरिंग वगैरह मौजूद है कि आपको कैसा दिखावे में चाहिए। एज आई सेड दैट कि मैं इन चीज़ों में नहीं इतना यूज़ करता। फिर रिपोर्ट कनेक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ हमारे पास और भी आ जाते हैं कि कॉलम कितने रखने हैं इसके स्लाइसर के। एक, दो, तीन, आई गेस टू वुड बी गुड, ताकि हम थोड़ा छोटा कर सके और थोड़ा इस साइड पर ड्रैग कर सके। इट लुक्स गुड नाउ, बेहतर लग रहा है। आप चाहो तो सारे फिल्टर एक क्लिक में हटा सकते हो, मल्टीपल फिल्टर यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सब ऑटोमेटिकली सब हट जाएंगे, और फिर सिलेक्ट कर सकते हो आप मल्टीपल, कुछ भी कर सकते हो सेटिंग अपने हिसाब से। ओके, ये आपने किया सिंगल, यहाँ पे क्लिक किया तो मल्टीपल सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपके पास बहुत सारे मौजूद है स्लाइसर्स में, आप जाके देख लेते हैं। इन सब का तो ऐसा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ इसकी साइजिंग वगैरह पे के अंदर कैसे रखने हैं आपको, छोटे बड़े, वो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग देख सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब स्लाइसर सेटिंग में जाके चेक करते हैं कि क्या क्या मौजूद है। अब स्लाइसर सेटिंग में हमारे पास यही है कि इसे शो किस तरीके से करना है, असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में। हाइड आइटम्स करनी है जो कि बिल्कुल ही जिसमें कोई डेटा नहीं है, तो मुझे तो नहीं करना है, मुझे तो शो करना है। हाइड कर दूंगा तो भी ऐसा कोई मेरा डेटा मौजूद नहीं है जो हाइड हो सके। सो नथिंग एज कॉम्प्लिकेटेड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ, और ये हमारा स्लाइसर रेडी है। तो आप मल्टीपल स्लाइसर्स भी यूज कर सकते हो। लेट्स से मैं एक और स्लाइसर यूज करता हूँ। जस्ट गो एंड टी पिवट्स, एनालाइज टैब, स्लाइसर, and let's say I choose this language. Maybe it looks good, language, or I guess ratings. Rating already ऊपर selected है, तो let's just use the uh, language. Okay, सो लैंग्वेज मेरे पास आ चुकी है। लेट्स से मैं जस्ट इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, तो हिंदी में एक ही मूवी है जो कि कॉमेडी है, और एक ही मूवी है, राइट। तो मैं इसे हटा सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कॉमेडी शो कर रहा है कि सिर्फ एक ही मूवी है जो कॉमेडी कॉमेडी में लाया करती है। और ये सिर्फ इसलिए इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ हमारे पहले कंट्री पे लगा हुआ है पहले से फिल्टर, तो कंट्री पे अगर मैं इसे हटा दूँ फिल्टर, तो सब शो करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सारे आ गए, पिज्जा, चॉकलेट, कभी अलविदा ना कहना, मॉनसून वेडिंग। सो ये सारी मूवीज है जो हिंदी में मौजूद है और जो यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप इसमें चाहो तो कॉमेडी वाली हटा सकते हो, रहने दे सकते हो, इट्स अप टू यू।
इंग्लिश में ही मोस्टली मूवीज होती है, तो इंग्लिश में हम ले आते हैं। फिर इसमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायो क्राइम देखना चाह रहे हैं, या फिर सिर्फ कॉमेडी या फिर हॉरर, तो वो सब ऑटोमेटिकली अलाइन होते जाएगी। और आप देख सकते हो कि जो मूवीज यहाँ पे मौजूद नहीं है वो ऑटोमेटिकली ग्रे होती जा रही है। लाइक हॉरर में अगर ये वाली लैंग्वेज में कोई भी मौजूद नहीं है तो ऑटोमेटिकली ग्रे हो चुका है कि आप इसे आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। इन्हीं में कोई ना कोई वैल्यूज मौजूद है तो ये हाईलाइटेड है। लेट्स से इटालियन एक में हुई है, जर्मन, स्पेनिश दो है, फ्रेंच एक है, इंग्लिश ही सारी है। ओके, सो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप इजीली सिलेक्शन कर सकते हो फिल्टर्स का, एज कम्पेयर टू गोइंग अप एंड प्रेसिंग दिस डाउन डाउन बटन्स। ओके, ड्रॉप डाउन बटन्स। सो ये हमारे फिल्टर्स आ गए। फिल्टर्स के अलावा मैं इस फिल्टर में से इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है। मैं फिल्टर हटा के इसे डिलीट कर देता हूँ, ऐसे इसकी जरूरत नहीं है। डिलीट के बटन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि है आपका टाइमलाइन का। तो टाइमलाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक ही यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, रिलीज डेट का। तो टाइमलाइन बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उस पर वर्क कर सकता है, डेट्स पे, और किसी चीज़ पे वर्क नहीं कर सकता। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखो इसने मुझे सारा डेटा ला के दे रहा है यहाँ पे ये। अगर मैं इसे आगे करता जाऊँ या पीछे करता जाऊँ तो ये मुझे पूरा डेटा ला के दे रहा है। 2021, 2020, 2019। अगर मैं से यहाँ पे सिर्फ ईयर बेस पे सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे सारा डेटा ला के दे रहा है। 2023 में मेरा कोई सिलेक्ट डेटा नहीं हुआ है, 2017 में भी कुछ नहीं हुआ है, दैट से 2012 में इतनी फिल्में बनी हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री थी। मैं इसको हटा देता हूँ। इतनी फिल्में 2012 में बनी है, इतनी फिल्में 2013 में बनी है, इतनी फिल्में 2014 में बनी है। सो यू सी के इट्स क्वाइट गुड फॉर एनालिसिस। ये सब हम लोग आगे यूज करेंगे इन सब फिल्टर्स और टाइमलाइंस के बेस पे, ताकि इजीली सॉर्टिंग हो सके। अब एक चीज और मैं कर लूंगा, मैंने जो अब्बास वाला जो फिल्म डाली थी वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कि अब इस पूरे डेटाबेस में कहीं गायब हो चुकी है। सो आई हैव टू सर्च, लेट्स से बारबी वाज द फिल्म। ओके, क्योंकि ये काफी बुरी लग रही है, बीच में बार बार डेटा के बीच में आ रही है, सो इट्स लुकिंग प्रेटी बैड। सो मैं जैसे आता हूँ यहाँ पे आ जाता हूँ, अब डेटा में एनालाइज एंड रिफ्रेश। सो नाउ इट्स सेइंग दैट रेफरेंस इज नॉट वैलिड। व्हाई? बिकॉज मैंने जब अभी आपको दिखाया कि मैंने नाम बदल दिया था डेटा सेट का। सो लेट्स से मैं डेटा सेट इसको वापस कर देता हूँ। ठीक, सो लेट्स सी नाउ इट वर्क्स और नॉट। अगर नहीं करता तो हम लोग वापस, ओके इट्स नॉट वर्किंग, तो लेट्स गो टू द चेंज सोर्स। ओ डेटा बेस है, नॉट डेटा सेट है। तो जस्ट गो बैक, गो अप एंड रीराइट दिस टू डेटा बेस। अब बात मान जा मेरे पेवेट भाई, अब ना करना चाहिए काम, चाहे देखो ये अपडेट हो चुका है। तो हमारे पास जो डेटा था वो 2012 से 2015 का ही था, मगर मैंने 2023 बीच में डाल दिया था तो वो बहुत ही लंबा शो कर रहा था। ठीक, सो इस तरीके से आप इन टाइमलाइंस वगैरह इन सबका यूज कर सकते हो एनालिसिस पर्पस के लिए। और ओहो सॉरी, डेटा मैंने फिल्टर लगाए थे। ठीक, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये थे हमारे फिल्टर्स और स्लाइसर्स, और सॉरी और टाइमलाइन। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है? नो, एवरीथिंग लुकिंग गुड, ग्रेट। अब हम लोग मेन आते हैं हमारे एनालिसिस पे, शुरू करते हैं जो हमारा मेन टास्क भी था, जो आप लोग जिसके लिए आए हो यहाँ पे। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। तो मैं एनालिसिस के लिए इसे हटा देता हूँ, ऐसे जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बिफोर वी गो टू द एनालिसिस वी लेट्स जस्ट गो बैक टू द पिवट टेबल्स रिलीज। और अब रिलीज डेट पे, अगर मैं रिलीज डेट को अगर मैं रॉस में डालूं, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको रिलीज डेट को, तो यहाँ मेरे पास ऑप्शंस देखो कितने आ जाते हैं। जैसे ही मैंने रिलीज डेट को डाला तो ये क्वार्टर्स और ईयर्स ऑटोमेटिकली लेके आ गया। ऐसा क्यों हुआ? सो बाय डिफॉल्ट जब आप पिवट टेबल्स यूज कर रहे होते हो, तो जब हमने अभी ग्रुपिंग करना जो सीखी ना, तो बाय डिफॉल्ट डेट के मामले में ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। डेज में, मंथ्स में, क्वार्टर्स में और ईयर्स में ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाती है, आप चाहो ना चाहो। आपकी जो डेट्स थी वो नॉर्मल एवरी डे के बेस पे थी, पर इसने चार्ट ने देखा कि पिवट ने देखा कि आप एक डेट डाल रहे हो, तो उसने देखा कि उसमें ईयर्स कौन कौन से हैं, मंथ्स कौन कौन से, तो उसके बेस पे उसने ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग कर दी। तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो आप ग्रुपिंग के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे ना, तो देखो दिखा रहे हैं कि इसने किस किस में ग्रुपिंग की है, मंथ्स में, क्वार्टर्स में और ईयर्स में। ये आपको सब दिख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे
क्वार्टर्स और मंथ्स दिखे, मैं डेज भी नहीं चाह रहा क्योंकि डेली बेस की हर मूवी को तो देखना इट्स नॉट लॉजिकल। सो मैं सिर्फ ईयर्स में देखना चाह रहा हूँ कि हर साल में कौन सी मूवी शुरू हुई है और कौन सी आ रही है। ठीक, यहाँ पे आप इसको बता सकते हो, ये आपको दिखा रहा है कि आपकी पहली मूवी किस साल से शुरू हुई है। 1920 से लेकर 2015 तक का डेटा है। तो आप अगर चाहो तो इसे और भी शॉर्ट कर सकते हो, लेट से मैं कर सकता हूँ 2000 से 2015, बट फॉर राइट नाउ आई डोंट वांट इट, तो मैं इसे यहीं पर रहने दूंगा और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो अब देखो मेरा जो डेटा बेस है वो ईयर्स में आ रहा है और इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स मौजूद है। यहाँ पे भी रिलीज डेट में ईयर्स बन चुका है ऑटोमेटिकली। सही हो गई बात। अब मैं इससे ऊपर ले जाता हूँ, लेट से फिल्टर में ही ले जाता हूँ और चेक करते हैं। ये सारे मेरे ईयर्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें से फिलहाल सारे अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और अनचेक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इनमें से सिर्फ इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे, 2011 से 2015 का डेटा, ताकि मैं बेहतर एनालिसिस परफॉर्म कर सकूँ। और मैं फिल्टर कर देता हूँ डेटा को रेवेन्यू के बेस पे। ओके, सो नाउ इट्स लुक गुड बेटर नाउ। ओके, और अब हम अपनी एनालिसिस शुरू करते हैं। सो पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो है, हम लोग कैलकुलेटेड फील्ड्स देखेंगे। अब एनालिसिस शुरू हो चुकी है। ओके, सो कैलकुलेटेड फील्ड्स, जैसे आप राइट क्लिक करोगे, अच्छा हाँ, कैलकुलेटेड फील्ड से पहले एक और चीज मेरे पास मौजूद है, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि उसका आगे बहुत काम है। सो इस वक्त जो आप डेटा देख रहे हो वो है सम, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था तो सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू लिखा हुआ था। आई थिंक इट्स ऑन ना, दिस इज ब्रिंग दिस बजट बैक। सो यू सी इट्स सम बाय डिफॉल्ट। जो डेटाबेस जो आपका पिवट टेबल है वो जो समराइज कर रहा है वो समिंग के बेस पे करेगा। तो 10 डेज और अभी फिलहाल अगर हम देखेंगे ना तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि टू गन जो मूवी रिलीज हुई थी उसने 61 मिलियन कमाए। ओके, तो उसको सम करना, एवरेज करना कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो तो एक ही वैल्यू है ना। तो एक वैल्यू को अगर आप सम करोगे, एवरेज करोगे या काउंट करोगे तो एक ही टाइप का रिजल्ट आएगा। काउंट करोगे तो एक आएगा, मैक्स करोगे तो भी 61 आएगा, मिन करोगे तो भी 61 आएगा। इट ऑल रिमेन सेम। तो मैं टाइटल को यहाँ से हटा देता हूँ लॉस से, और लेट से मैं कंट्री को ले आता हूँ। तो अब देखो, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल सम, मतलब टोटल जो जितनी भी मूवीज बनी उन्होंने कितना कलेक्शन किया ये वो शो कर रहा है। डेनमार्क के अंदर, इसे मैं जरा सा वो कर देता हूँ सॉर्ट, सॉर्ट बाय कंट्री, नो, सॉर्ट बाय बजट। ठीक, तो अब देखो यूएस के अंदर कितना जितनी भी मूवीज आज तक बनी उन्होंने कितना कलेक्शन करके दिया है, यूके के अंदर ये वो दिखा रहे। तो बाय डिफॉल्ट ये सम कर रहा है। लेट से हम चाहते हैं कि ये सम की बजाय कुछ और करे, लेट से ये करे काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, और ऑप्शन है वो सब बेकार है, बस इन पे फोकस करो। लेट्स से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑन एवरेज मतलब जितनी भी फिल्में बनी, चलो पहले काउंट कर लेते हैं कि आज तक फिल्में बनी कितनी हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे चेंज करने की बजाय मैं बजट को वापस यहाँ पे ले आता हूँ। पहले से एक बजट मौजूद था, मैं एक और लाता हूँ। आप चाहो तो एक कर सकते हो, और मैं इसे समराइज करता हूँ काउंट के बेस पे। ओके, सो नाउ इट्स काउंट। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि ओके, $31 बिलियन यूएस की फिल्मों ने कमाए आज तक जितनी भी बनी है, और सिर्फ 1 बिलियन यूके की मूवीज ने बनाया है। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, अगर आप ये काउंट को एक सेकंड के लिए इग्नोर कर दो और सिर्फ ये देख के एनालिसिस करो, तो आप यही बोलोगे कि भाई जो मूवी मार्केट है वो चलती है वो सिर्फ यूएस में चलती है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलती, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है यूएस मार्केट। बट एज अ डेटा एनालिस्ट, एक एनालिसिस के पर्पज से जब आप देखने जाओगे ना, तो ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ये सही इंडिकेशन नहीं दे रहा। अगर आपने ये अपनी कंपनी में बता दिया उन्होंने यूएस में इन्वेस्टमेंट कर दी, सो इट माइट नॉट वर्क द वे दे एक्सपेक्टिंग और द वे यू टोल्ड देम। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप ये दूसरा कॉलम देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है, ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है यूके और यूएस का। यूएस में क्योंकि 624 मूवीज बनी है, जबकि यूके में सिर्फ 55, और ऑस्ट्रेलिया में तो सिर्फ 8 मूवीज बनी है। तो इसकी वजह से जो इनका जो कलेक्शन है वो इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। सो अगर मैं अब काउंट की बजाय लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि एवरेज, ऑन एवरेज, एवरेज एक बेहतर यू कैन से के समराइजेशन होगी, क्योंकि वो बताएगा कि ओके सब मिल मूवीज ने मिलके इतना बनाया है। तो उसको अगर मैं डिवाइडेड बाय ये कर दूं, काउंट जितनी मूवीज बनी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक मूवी ने ऑन एवरेज कितना कमाया है। राइट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। तो मैं एवरेज कर देता हूँ। तो अब देखो ये ऑप्शन दिखा रहे हैं,
सो अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो यूएस की मूवीज की, अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो हर मूवी लगभग 50 मिलियन कमा रही है। अगर सारी मूवीज का टोटल करके डिवाइड कर दो कितनी मूवीज बनी है, तो लगभग 50 मिलियन बना रही है। तो जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो देखा, आपने अपनी कंपनी को बोल दिया कि भाई यूएस में डाल दो जाके, बट द फैक्ट वॉज कि ये गलत जवाब था। अगर मैं अब इसे सॉर्ट करूं और सॉर्ट बाय बजट की बजाय एवरेज बाय बजट करूं, तो आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर न्यूजीलैंड है और इवन फिफ्थ पे चला गया है यूएसए। सो बात समझ में आई? तो डेटा एनालिसिस का पर्पस ही ये होता है कि आप डिग इन करो और जड़ जानने की कोशिश करो। जो ऊपर ऊपर रिजल्ट्स दिख रहे हैं उनके बेस पर डिसीजन मेकिंग करना तो एक आम लोगों का काम है। आप एक डेटा एनालिस्ट हो तो आपको डिग इन करना है और जानना है कि मैं बेस्ट क्या इंसाइट प्रोवाइड कर सकता हूँ अपनी कंपनी को जो उनको बेस्ट रिजल्ट्स दे। ओके। तो इस सम वाले ट्रैप से हमेशा बच के रहना। ये सम आपको दिखाता तो बहुत आसमानों वाली वैल्यू से, मगर बैक एंड पे रियलिटी चेक क्या है वो आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेजेस काउंट्स वगैरह का भी यूज करना पड़ेगा। अब लेट्स से मैं सिर्फ एक्शन मूवीज का देखना चाह रहा हूँ। सो एक्शन मूवीज में, या अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हो तो आप अपनी कंपनी को सजेस्ट करोगे यार कि गो फॉर यूएसए, दे आर डूइंग द बेस्ट जॉब इन दैट दैट फील्ड। ओके। तो लेट्स से कॉमेडी यूएसए, या डॉक्यूमेंट्री अगेन यूएसए। जर्मनी, अगर आप ड्रामा मूवीज बना रहे हो तो यूएसए में बिल्कुल मत जाना। ड्रामा वाली में जर्मनी चाइना इन सब में ज्यादा आगे। क्राइम में नॉर्वे आगे है, बायोग्राफी में स्पेन आगे है, एडवेंचर में न्यूजीलैंड आगे है, थ्रिलर्स में, साइंस फिक्शन में, मिस्ट्रीज में काफी हद तक यूएसए आगे। बट अगर ओवरऑल बात की जाए, सो यू हैव अ डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके, सो अगर आई जस्ट रिमूव दिस एंड गिव द फुल एनालिसिस, तो ये हमारा रिजल्ट आया। ओके, किसी को कोई मसला है अभी तक? हाँ, मैंने रिलीज डेट ये रखी हुई है। ऑब्वियसली अगर हम सबको सिलेक्ट करेंगे तो आंसर अलग होगा। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि मुझसे सवाल ये पूछा गया था ना कि पिछले 5 सालों के बेस पे बताओ कि कौन सी कंट्री ने बेस्ट किया है, क्या कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट किया है। सो इट्स नॉट यूएसए। आप ये नहीं बोल सकते हाँ उन्होंने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया मगर उन्होंने मूवीज भी उतनी बनाई है ना। अगर आप सेम दूसरी कंट्रीज में जाके उतनी मूवीज बनाओ तो मे बी, अगर एवरेज की बात की जाए तो फिर न्यूजीलैंड ज्यादा बेहतर है भाई, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बेहतर है, चाइना ज्यादा बेहतर है, यूएसए। अब ये बात भी एक आ जाती है कि देखो, बात फिर आ जाती है कि कंपेटेबिलिटी की आ जाती है कि लेट्स से कि यूएसए ने इतनी मूवीज बनाई है तो उसमें ऑब्वियसली कुछ फ्लॉप हुई होगी बुरी तरीके से, कुछ हिट हुई है बुरी बहुत पर। तो इसलिए हम लोग हमेशा एवरेज लेते हैं कि उन दोनों का जो वो है ना, क्या कहते हैं, वेटेज है, वो हो जाए, कंप्रेस हो जाए और दोनों मिल मिला के बीच का एक रिजल्ट ला के दे दे। सो हो सकता है कि ये भी अभी जो रिजल्ट हम दे रहे हैं कि सर न्यूजीलैंड में जाके कर दो, न्यूजीलैंड की एवरेज इतनी है। सो अगेन इट्स नॉट द बेस्ट आंसर, अभी भी और डिगिन किया जा सकता है। लेट्स से कि बजट आप इधर भी डाल देते हैं। ओके। और इसको हम लोग करते हैं अगेन समराइज एज काउंट में भी। ओके। तो उधर तो बनी 2 मूवीज है, न्यूजीलैंड में तो सिर्फ 2 मूवीज बनी है, तो 2 मूवीज के बेस पे आप 624 मूवीज का कंपैरिजन कर रहे हो भाई, ये भी गलत है भाई, इस हिसाब से तो ये भी गलत है। ठीक है ना? 2 मूवीज है, दोनों हिट हो गई। सो भाई 624 में से आधी, मतलब 100-200 भी अगर फ्लॉप हुई तो ऑब्वियसली नीचे का भी बर्डन जो है, वो लॉस वाला जो बर्डन है वो भी हैवी होता जा रहा है ना। तो इस हिसाब से आपको एक डीप एनालिसिस करना होगा, पूछना पड़ेगा अपनी फॉर्म से दैट हाउ मैनी मूवीज आर दे प्लानिंग टू मेक। अगर वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो 20-25 मूवीज, तो ओके, यू आर ओके टू मेक 20 to 25 मूवीज, बट मेक श्योर कि न्यूजीलैंड में अब तक सिर्फ 2 मूवीज रिलीज हुई है, उसके बेस पे ये एवरेज आ रही है। मे बी इफ यू मेक 25 मूवीज, मे बी दे डोंट वर्क द वे यू आर एक्सपेक्टिंग। यूएसए की मार्केट में देखा गया है कि भाई बुरी और अच्छी मिला के लगभग 50 तो हो ही जाता है, और काफी मूवीज के बेस पे ये एवरेज निकल के आई है। So it's a good analysis case, sir. I personally recommend that you should go for USM market just because they have more movies और उसके बेस में उन्होंने रिजल्ट, यू आप जानते होगे ना कि सैंपल जितना ज्यादा होगा उसके बेस पे ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आती है।
सही हो गई। दो बंदों के अच्छे मार्क्स आ गए क्लास में, तो आप ये कहोगे कि पूरी क्लास अच्छी, उसी टीचर से कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इट्स यू, आप गए, जब 100 बच्चे अंदर चले गए तब जाके 100 में से आधे को समझ में नहीं आया, तब जाके पता चलेगा कि वो जो दो बच्चे पहले थे वो तो उसके कजन्स थे, तभी उन्होंने तारीफ की थी। Who knows? We don't know what is going back in the back end. Okay. So जब 624 है, it means more reviews, you have more sample, तो आप एक बहुत ज्यादा बेहतर ऑथेंटिक डिसीजन दे सकते हो ना। आप एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि सर 624 मूवीज थी। ऑब्वियसली किसी में बेवकूफ डायरेक्टर होगा, किसी में अच्छा डायरेक्टर होगा, किसी में एक्टर्स बुरे हो गए, किसी में अच्छे हो गए। सो इट्स इन सब का कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखो ना, तो फिर भी मूवी 50 मिलियन तो कमा लेती है लगभग। सो आई पर्सनली सजेस्ट दैट सर यू शुड गो फॉर यूएसए। आई बात समझ में? सो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की वैल्यूज देख के आंसर्स नहीं दिया करो, नीचे भी बिगिन किया करो। ओके। तो हम लोग अब ग्रॉस रेवेन्यू भी ले आते हैं इसमें, और अब हम लोग इन दोनों के कंपैरेटिवली बात करते हैं। अब ग्रॉस रेवेन्यू पे बात करते हैं, बल्कि इसको हटा दो। सही है। हाँ, मैंने बजटिंग के ऊपर बात की थी। इट्स नॉट द इट्स मेन चीज है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि हम लोग जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें किस तरीके से समझाना है सामने वाले को। ठीक है। हर बार अच्छे नंबर्स देख के आप उनसे उनको ये नहीं बोलोगे सर के नंबर अच्छा आ गया तो है ना सर ये ले लो। नंबर अगर देख के खाली करना होता तो भाई वो तो आगे चल के एआई भी कर देगा। बट व्हाट इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप उनको किस तरीके से रियलिटी चेक भी दे सकते हो कि सर दिस इज द रियलिटी चेक, दिस कुड हैपन, ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आई पर्सनली सजेस्ट, वी रिकमेंड एज अ डेटा एनालिस्ट दैट यू शुड डू दिस थिंग एंड नॉट दिस थिंग। दिस इज योर जॉब। ओके। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट, हमने समराइजेशन देख लिए बाय वैल्यूज, अब वैल्यूज बाय शो वैल्यूज बाय परसेंटेजेस देख लेते हैं। सो इट्स प्रेटी ऑब्वियस, ये वाला भी बहुत ऑब्वियस है। जैसा कि मैंने आपको उसमें क्वेश्चन भी दिया था अपने प्रोजेक्ट में, कि परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और परसेंटेज ऑफ कॉलम, इट्स राइट नाउ दे बोथ आर सेम। सो लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारी मूवीज बन के आई है, और टोटल $46 बिलियन का इसमें ना टोटल वो हुआ है, क्या कहते हैं, एग्रीगेट हुआ है बैलेंस। मतलब टोटल 46 बिलियन डॉलर कमाए आज तक सारी, पूरे दुनिया ने जितनी भी फिल्में बनी है 2011 से लेकर 2015 तक, तो उसमें $46 बिलियन की अर्निंग हुई है। तो अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हर कंट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है उसमें। लेट्स से कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 648 मिलियन कमा के दिए, तो उसने टोटल 46 बिलियन में से जो 648 मिलियन कमा के दिए, ये कितना परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आई डोंट वांट इट फॉर्म ऑफ नंबर। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, हम लोग बंदे को बताएंगे कि भाई अच्छा $46 बिलियन में से यार 650 तो इसने बनाए होंगे। और 650 भाई कितना होता है हमको क्या पता। अच्छा 650, अबे 46 का 650 है भाई, 46 बिलियन का 650 है। हाँ तो अबे 46 650 तो सिर्फ 1% होता है। अच्छा 1% होता है, यार फिर तो बहुत बेकार परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया ने। सो अगेन, नंबर्स डोंट गिव यू द रियल इमेज एवरी टाइम। नंबर्स आपको बहुत बार गलत तस्वीर दिखाएंगे इमेज की, जो कि आपको उसको हमेशा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और किसी ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा कि जिसके बेस पे वो आपको एक अच्छा इंफॉर्मेटिव, कि जिसके बेस पे आप कुछ इंसाइट बना सको। ओके। तो लेट्स से अभी जस्ट मेक इट समराइज वैल्यू बाय ग्रैंड टोटल को हम लोग बाद में देखेंगे, कॉलम टोटल आते हैं क्योंकि ये कॉलम है, तो कॉलम टोटल। और देखो ये मेरे पास आ चुकी है परसेंट। जैसे एस आई सेट 1.39% कमा के दिया ऑस्ट्रेलिया ने। 0% ब्राजील, नथिंग, किसी ने कुछ नहीं कमा के दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे वाली बात लेके आता, जब मैंने पिछले डिस्कस की, सिर्फ 0.55% न्यूजीलैंड ने शेयर दिया है, जितना भी आज तक पूरे इंडस्ट्री में जितनी भी कमाई हुई है, पूरी दुनिया में जितनी भी कमाई हुई है, इसका सिर्फ और सिर्फ 0.55% किसने दिया है, न्यूजीलैंड ने कमा के दिया। सो इट्स नथिंग यार। यू कांट सजेस्ट योर management, your company that's invest in New Zealand in the film industry. You can't suggest it. Go for France। अगर यार इतना हो रहा है तो फ्रांस के ऊपर चले जाओ, उसने तो ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। सो इन सारी इंडिकेशंस को देख के आपको एक फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ फिलहाल। सॉर्ट by descending by gross sum of gross revenue, and you can see
यूएसए ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है 90% का इन सब पे। सो ये बाकी सारे बहुत बेकार लग रहे हैं वैसे भी मुझे, तो मैं इसमें कर सकता हूँ वैल्यू फिल्टर्स एंड गो फॉर टॉप 5 में भी। 10 भी बेकार है। ओके, तो यू सी कि अब एक बेहतर इमेज दिख रही है कि सर ओके इन सब में इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है एंड दिस इज द रिजल्ट। लेट्स से व्हाट अबाउट द एनिमेशन इंडस्ट्री। ओके सर, एनिमेशन इंडस्ट्री में टॉप 5 टॉप 4 कंटेंडेंट ये है और इन्होंने इतना कमा के दिया है, और इनके अलावा किसी ने कुछ कमा के ही नहीं दिया, पहली बार इन सबका मिला के ही 100 बन गया है। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा यूएसए एक्शन सब में, तो ये सब हमें दिखा रहे हैं कॉलम टू करके दिखा रहे हैं। अब देख लो, एक चीज याद रख के चलो कि इस वक्त मैंने कॉलम का टोटल लिया पता कि, और जब मैं फिल्टर लगा रहा हूँ ना, तो वो फिल्टर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त का कॉलम टोटल दे रहा है। ये चीज याद रख के चलो, अच्छी चीज हाथ में आ गई। अगर मैं फिल्टर हटा दूं और मैं फिल्टर लगाऊं, इन दोनों में आपको फर्क दिखाता हूँ। सो लेट्स जस्ट रिमूव टॉप 10। ओके सॉरी, क्लियर फिल्टर्स। ओके, 90 लेट्स से मैं डिसाइड करता हूँ कॉमेडी। कॉमेडी, ओके कॉमेडी लुक्स गुड। 94.8% है, और मैं यहाँ पे वैल्यू फिल्टर्स में आता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 5। अब देखो ये बढ़ गया, समझ आई? ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस वक्त मैंने टॉप 5 शो किया, टॉप 5 का जो टोटल है ये उस हिसाब से बताएगा कि टॉप 5 में ये 5 लोग हैं, उन 5 की ये वैल्यूज थी, तो उनके हिसाब से इसने परसेंटेज डिवाइड किया। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो ये 100% पे चला जाएगा, जबकि ये 100% पे जाना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि टेक्निकली तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, ये भी मौजूद है सब, बट हमने कॉलम को क्योंकि श्रिंक कर दिया टॉप 5 के बेस पे, तो ये श्रिंक होने की वजह से जितनी वैल्यूज बची उसके हिसाब से ये हमें परसेंटेज दिखाया था। क्योंकि आपने टॉप 5 सिलेक्ट किया, तो टॉप 5 में फिर यूएस जो टोटल आया है कॉलम का, उसमें यूएसए ने इतना कमाया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से इधर आता हूँ लिस्ट में, और ग्रॉस रेवेन्यू को मैं यहाँ पे वापस रखता हूँ। अब आपको बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो अभी इन सब ने इतना कमाया और टोटल इतना आया, तो इस टोटल के बेस पे ये परसेंटेजेस निकल के आ रही है। ये डिवाइड हुआ इससे, तो ये रिजल्ट आ रहा है इस हिसाब से। अब मैं अगर इधर यहाँ वैल्यू फिल्टर लगा देता हूँ टॉप 5 का, तो देखो ये कम हो गया, क्योंकि ये इन सब का टोटल गिन रहा है। अब जो 5 दिखा रहा हूँ ना मैं, उनका टोटल तो ये बन रहा है, तो उस हिसाब से जब डिवीजन हुआ तो ये परसेंटेजेस बढ़ गई। आई बस समझ में बात? तो कॉलम टोटल का ये एक वो है थोड़ा सा, यू कैन से कि ग्लिच है, या ग्लिच तो नहीं कह सकते, एक इसका ड्रॉबैक है कि ये इस तरीके से वर्क करता है। अब सेम अगर मैं एक और चीज भी दिखा देता हूँ कि अगर सेम हम लोग काम अगर उसके थ्रू करते हैं, लेट्स से दिस वन वाज द वन, एंड लेट्स जस्ट डू इट फॉर ग्रैंड टोटल। ओके, नथिंग चेंज राइट नाउ। अब ट्राई करके देखते हैं कि अब क्या होता है अगर मैं टॉप 5 पे जाता हूँ। ओके, आंसर चेंज होगा क्या? नहीं, आंसर बताओ मेरे को। आंसर विल ऑलवेज चेंज। ओके, सो ये चीज याद रखना कि जो आपका ग्रैंड टोटल वगैरह सब बन रहा है ना, वो सब हमेशा जो फिल्टर के बेस पे जब भी आप फिल्टर्स लगाओगे ना, तो वो अपडेट हो जाता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हुए चलना कि जब आप फिल्टर्स लगा रहे हो ना, तो परसेंटेजेस दिखाने में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रख के चलना। मैं इसको वापस रिमूव कर देता हूँ, नो कैलकुलेशंस। ओके सॉरी, नहीं नहीं, नो कैलकुलेशन नहीं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा अगर आप हम देखें तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस और आ जाते हैं। रॉ टोटल मतलब वही है जो परसेंट यहाँ पे, ये अभी इस वक्त इधर है कॉलम में है, रॉस में दिख रहा है, तो अगर मैं इसे अगर कॉलम में डाल दूंगा ऊपर, तो फिर हम रॉ टोटल यूज करेंगे। इट्स सो सिंपल, आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू नो अबाउट इट। ओके, so now the next option is show value is off। अब ये पूछ रहा है, हमसे कि हमें किसके बेस पे मुझे मेन टोटल बताना है। तो लेट से मैं ये बता रहा हूँ कि यूएसए के बेस पे मुझे सबका कंपैरिजन बताओ। तो ओके, एंड नाउ सी, अब क्या हो रहा है कि अब ये ग्रैंड टोटल नहीं ले रहा, अब ये वो टोटल ले रहा है कौन सा, कि यूएसए के अंदर जितनी इनकम हुई, तो यूएसए की, तो यूएसए में टोटल 100% ही हुआ है ना, जाहिर है जब यही वैल्यू इसी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगी तो 100% ही बनेगा। अब जब ये वैल्यू जब इस यूएसए की वैल्यू से डिवाइड हो रही है, तो 1.65 बन रहा है। आई बात समझ में? पहले हम लोग कॉलम टोटल ले रहे थे तो बस ग्रैंड टोटल को देख रहा था,
मगर जब हमने किसी को ऑफ वाले पे गए ना, तो हमने किसी एक को सिग्नल दे दिया कि भाई तुम इसका देखो, बाकी सबको छोड़ दो, हमें ये बताओ कि यूएस के मुकाबले में बाकी कंट्रीज ने कैसा परफॉर्म किया है। तो यूएस के मुकाबले यूके में अगर देखा जाए, तो यूएस ने जितना कमा के दिया है ना, तो यूके ने सिर्फ उसका 1.2% कमा के दिया है। बाकी पूरा वेस्टेज है और कुछ नहीं है इन इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। ओके, बाकी अगर हम एक्शन की बात करें, तो जितना यूएस ने हमें मार्केट ने कमा के दिया, उसके मुकाबले में सिर्फ 5% यूके ने कमा के दिया है। फ्रांस ने 3%, ऑस्ट्रेलिया ने 2%, 2.5%। सी, सो इट्स जस्ट अ कंपैरिजन पॉइंट्स कि आप किस तरीके से कंपेयर करना चाह रहे हो। ऑफ से अगर आप करना चाह रहे हो तो कंट्री वाइज, अगर कंट्री वाइज तो किसके बेस पे। आप चाहो तो और भी कैलकुलेशंस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, क्यों, बट इस वक्त कोई और मौजूद नहीं है यहाँ पे रॉस में, तो इसलिए सब ये इसी को दिखा रहे हैं। सही हो गई बात, किसी को यहाँ तक कोई मसला तो पूछ लो। देखो, ग्रैंड टोटल में और कॉलम टोटल में ना फर्क है, मैं तुमको दिखाता हूँ किस तरीके से फर्क है। आप कह रहे हो कि सर ग्रैंड टोटल को, तो बेटा सवाल आया है कि कॉलम टोटल और ग्रैंड टोटल में सर कुछ फर्क ही नहीं था। तो मैं बताता हूँ कि फर्क क्या है। um लेट्स से मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि ये डेटा इस तरीके से शो होता रहे मुझे। और इसके बेस पे मैंने यहाँ पे सब हटाया हुआ है, मैं इधर से फिल्टर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए। और मैं यहाँ पे जॉनर यहाँ पे ले आता हूँ, जॉनर को मैं ऊपर से नीचे ले आता हूँ। और मुझे सारे नहीं देखने, मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से देखने हैं। सो लेट मी जस्ट फिल्टर इट आउट। फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है मेरे पास पहले से। तो लेट्स से मैं सिर्फ इन सबको देख लेता हूँ। और फिर अब मैंने ऑन किया, मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सारे आ गए हैं। अब मेरे पास कॉलम्स भी मौजूद है बहुत सारे, और रॉस भी मौजूद है बहुत सारी। अब देखो, अब ये जो है ना, ये है कॉलम टोटल। ओके, ये कॉलम टोटल है। ये जो है ये डॉ टोटल है, जो 217 आ रहा है ये डॉ टोटल है। और 994 जो आ रहा है ये हमारा कॉलम टोटल है। और ये जो वैल्यू है ना, ये हमारी है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब क्या है? ग्रैंड टोटल मतलब इन सब का मिला के जो सम बना है ना, वो ये बना है, देखो 15604, इन सब का सम। अगर इन सब के सम की बात करेंगे तो ये बना है, इन सब के सम की बात करेंगे तो ये बना है। तो पूरे मैट्रिक्स का जो सम बना है ना, वो यहाँ पे आता है और वो कहलाता है ग्रैंड टोटल। ओके, तो अब अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करते हैं, लेट्स से कि मैं अब इसे शो वैल्यूज एज ग्रैंड टोटल कर देता हूँ। तो अब ये मुझे दिखा रहे हैं कि हर एनिमेशन ऑस्ट्रेलिया में कितना परसेंट कमाया, बायोग्राफी ने ऑस्ट्रेलिया में कितना कमाया, और यूएसए का एनिमेशन ने यूएसए में कितना कमाया, बायोग्राफी ने यूएसए में कितना कमाया, कॉमेडी ने कितना कमाया। तो ये सब देख रहे हैं। अब ये मल्टी डायमेंशनल हमने ना परसेंटेजेस चेक किए, नॉट दिस द सिंगल वन बट द मल्टी मल्टी डायमेंशनल। अब हम लोग सिर्फ एक व्यू से नहीं देख रहे, अब हम लोग 3D व्यू से देख रहे हैं। हम लोग यूं देखना चाह रहे हैं, लेट्स से कॉमेडी और कॉमेडी इन जापान, तो हम लोग इसको ढूंढ रहे थे। आई बात समझ में? तो अब ये मल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये ग्रैंड टोटल निकल के आ जाता है, और ये सारे कॉलम टोटल्स होते हैं। ओके, सो अब अगर मैं अब इसको सिलेक्ट करूँ, अभी देखो इसमें ये 6.83 आ रहा था, 6.38 आ रहा था, और 1.40 आ रहा था, राइट। अब मैं इसे अगर शो एज कॉलम टोटल कर दूं, तो अब देखो, अब ये कॉलम टोटल दिखा रहा है कि जो जो नंबर्स यहाँ पे मौजूद थे ना, उनका टोटल दिखा रहा है कि एनिमेशन का ऑस्ट्रेलिया में कितना हुआ है, बेल्जियम में कितना हुआ है, उस हिसाब से बता रहा है। यूएसए में 85 हुआ और टोटल 100% पे आ गया, जाहिर सी बात है। अगर मैं शो वैल्यू है रॉ टोटल कर दूं, तो रॉस का टोटल आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एनिमेशन ने कितना कमा के दिया है, बायोग्राफी ने कितना कमा के दिया है, कॉमेडी ने कितना कमा के दिया है, क्राइम में कितना, और ड्रामा में कितना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई बात समझ में? इस तरीके से आता है ये यूएसए का किसने कितना कमा के दिया, इस तरीके से आप इसको डेटा को शो कर सकते हो। तो मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल। तो ये दोनों में फर्क आ जाता है ग्रैंड टोटल में और नॉर्मल कॉलम टोटल वैसे रॉ टोटल्स में। सो आई गेस वी आर डन फॉर टुडे। हमारी क्लास का टाइम खत्म होने वाला है।
और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि अच्छा मैं इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। इसे बंद रखो, फिर सिलेक्शन करना शुरू करोगे ना तो बेहतर रहता है। ओके, तो ये यहाँ पे ये हो रहा था कि 37,000 डिवाइड हो रहा था किससे, इससे डिवाइड हो रहा था, तो आंसर आए थे। अब देखो बार फॉर्मेटिंग भी चेंज होती जा रही है बिकॉज वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक चेंजेस बार बार। तो अब देखो ये आ गई नंबर फॉर्मेटिंग। तो किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि नहीं है, ये बताओ। जब ग्रैंड टोटल आ रहा था तो ये नंबर्स इस ग्रैंड टोटल से डिवाइड होते जा रहे थे, जब हमने कॉलम टोटल लिया तो ये नंबर्स इस वाले टोटल से डिवाइड होते जा रहे थे, और जब रो टोटल लिया तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से डिवाइड होते जा रहा था। आई बात समझ में? ये है मल्टी डायमेंशनल, आप लोग कर रहे हो उस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, आप ये जानना चाहते हो कि भाई कॉमेडी जॉनरा ने ब्राजील में कितना कमाया पूरी दुनिया में, तो आप ये देखोगे पूरी दुनिया में से कॉमेडी जनरल ने ब्राजील में कितना कमाया है पूरी दुनिया में से, तो आप क्या करोगे, कॉमेडी वाला चेक कर लोगे, भाई पूरी दुनिया का यहाँ पे आया हुआ है, पूरी दुनिया ने इतना कमाया है, इसने इतना कमाया है, तो इसका परसेंटेज जो आई थी 0 0 समथिंग परसेंटेज आई थी, तो वो इसकी परसेंटेज ने इतना सा कमाया है, कुछ बड़ा काम नहीं किया है ब्राजील ने। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि भाई ब्राजील के अंदर 5 6 जॉनर चल रहे, कॉमेडी, क्राइम, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, फैंटेसी, हॉरर, तो इन सब टोटल है ना हमने कमाए ब्राजील में 395। तो ये बताओ कि भाई किसने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, तो कॉमेडी ने सबसे ज्यादा किया, क्राइम ने कुछ भी नहीं किया, डॉक्यूमेंट्री ने कुछ नहीं किया, फैंटेसी ने कुछ नहीं किया, हॉरर ने कुछ नहीं किया, और ड्रामा ने थोड़ा सा किया कंट्रीब्यूट। तो उन सबकी परसेंटेज आ जाएगी कि इसने लगभग 90 से अबव परसेंटेज इसने कंट्रीब्यूट किया है, फिर इसने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया लगभग 2% के करीब। तो इस तरीके से ये शो करता है। और जब आप बात आ जाती है कि ब्राजील के अंदर कॉमेडी सेशन जो है, उसने पूरी दुनिया के सारे जॉनरा के अंदर, मतलब जितने जॉनरा अवेलेबल है पूरी दुनिया में, उसमें इसने कितना बनाया है। अब ये वाला कंपैरिजन बहुत कम होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर से जो कॉमेडी है उसको पूरी दुनिया से कंपेयर करें, पूरी दुनिया के अंदर से चलो एक कंपैरिजन किया जाता है, लेट्स से कि मैं पूरी ब्राजील में हूँ और मैं ब्राजील की कॉमेडी जनरल को मैं पूरी दुनिया के कॉमेडी जनरल से कंपेयर करूँ, तो समझ में आती है कि हाँ यार हमारा कॉमेडी वाला पीछे है। बट अगर मैं पूरे जो कॉमेडी जनरल को पूरे ग्रैंड टोटल से कर दूं, क्या कहते हैं, कंपेयर करूं कि जितने भी और हॉरर, फैंटेसी, ड्रामा, डॉक्यूमेंट्री, क्राइम, इन सब से कंपेयर करके मैं रिजल्ट निकालूं, तो परसेंटेज ऑब्वियसली बहुत कम आएगी, क्योंकि दूसरों ने जनरल अलग बात है ना, और ये कंपैरिजन कभी भी सही नहीं होता। तो ये चीज माइंड में रखते हुए चलो कि ग्रैंड टोटल जो मेन, ये ग्रैंड टोटल की हेडिंग पे नहीं जाओ, ये कॉलम टोटल है, ये सारे रॉ टोटल्स है, और ये सारे कॉलम टोटल्स है, सिर्फ और सिर्फ ये है ग्रैंड टोटल है, बाकी सब के सब है ना वो है नॉर्मल टोटल्स है, कॉलम 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 कॉलम, रॉ 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 टोटल्स है। ओके, सो कभी भी ये वाला कंपैरिजन होता नहीं है कि आप ग्रैंड टोटल के साथ कंपेयर कर दो एक जॉनरा को। ओके, ये चीज नहीं होती बहुत। मैं आपको लेट से रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं, एचआर के अंदर एक बंदा काम कर रहा है, लेट से 40,000 रुपए कमा रहा है। ओके, आप उसको किससे कंपेयर करोगे, आप उसको ये कंपेयर करोगे ना कि लेट से उसकी पोजीशन है वो है ऑफिसर लेवल है, ऑफिसर ग्रेड 1 उसकी पोजीशन है। ओके, तो आप दो तरीके के कंपैरिजन कर सकते हो, आप ये कंपैरिजन कर सकते हो कि यार इस बंदे को, ऑफिसर ग्रेड 1 को, मैं पूरे एचआर डिपार्टमेंट में जितने लोगों को मैं सैलरी दे रहा हूँ ना, एचआर में जितने भी लोग हैं, लेट से जूनियर्स है, उसके बाद सीनियर्स भी है, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स है, फिर उसके मैनेजर्स है, फिर जनरल मैनेजर, मैं जितनों को एचआर डिपार्टमेंट में सैलरी दे रहा हूँ ना, उसमें से ये एक ऑफिसर लेवल ग्रेड 1 वाला जो है उसको मैं कितना परसेंटेज दे रहा हूँ वो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पूरे एचआर डिपार्टमेंट में से परसेंटेज चेक करना चाह रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा कॉलम टोटल में आता है नॉर्मली। ओके, सेकंड आ जाता है कि मैं ऑफिसर लेवल पे इसको चेक करना चाह रहा हूँ, मगर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी ऑफिसर ग्रेड 1 है ना, उसके उनको मैं टोटल जितनी सैलरी दे रहा हूँ इन सबको मिला के, उसमें से इसका परसेंटेज कितना है, मतलब एचआर में जो ऑफिसर ग्रेड 1 है जिसको मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, वो फाइनेंस में जो है ऑफिसर ग्रेड 1 है, मार्केटिंग में जो ऑफिसर ग्रेड 1 है, आईटी में जो ऑफिसर ग्रेड 1 है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ऑफिसर ग्रेड 1 है, इन सबके कंपेरेटिवली इसको कितना परसेंटेज मिल रहा है। तो उससे मैं ये निकाल सकता हूँ कि हाँ यार आईटी का बंदे को सबसे ज्यादा परसेंटेज मिल रहा है लेट से, तो हाँ भाई वो पोजीशन सबसे बेस्ट होगी ना, ये हम कह सकते हैं कि यार आईटी वाला बंदा सबसे ज्यादा ऑफिसर ग्रेड 1 लेता है। और ये बात बनती भी है क्योंकि आईटी का काम हार्ड होता है, ये होता है वो है, ये इट्स जस्ट ठीक है। पर अगर आप ये कंपैरिजन करो कि यार
ऑफिसर ग्रेड वन हम लोग पूरी कॉर्पोरेशन, अपनी पूरी की पूरी जो कॉर्पोरेशन है ना, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी कंपनी है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज है, मैनेजर्स है, हर डिपार्टमेंट है, 20-25 डिपार्टमेंट है, उन सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इन सबको जितना पे करते हैं, टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है सैलरी का, उसके साथ इसकी सैलरी को कंपेयर करो तो यार तुक्का ही आंसर आएगा ना, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 1% से हमेशा कम ही आएगा। और जो मैनेजर, जनरल मैनेजर्स हो गए, उनके ही 10-10%, 15-15, 5-5% आ रहे हो गए आंसर्स, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रेशो होता है उसमें। तो ये वाला कंपैरिजन बहुत कम होता है, इसलिए मैंने इस कंपैरिजन को फटाफट कटा के निकाल दिया आगे, कि ना बताओगा ना आप लोग यूज करोगे। बट ओके, इफ यू आस्क, मैंने पूरा सिनेरियो बताया है कि ग्रैंड टोटल की इम्प्लीकेशंस बहुत कम है। हो सकता है कि कोई आपका ऐसे डेटा सेट हो जिसमें इसकी यूसेज आ जाए, बट नॉर्मली नहीं आता। ओके, सो इसी के साथ हम लोग क्लास को रैप अप करते हैं। आई होप यू गाइस लाइक इट। और कोई भी इश्यू हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मुझसे सवाल करो। क्लास एंड्स में आ चुकी है, तो अब थोड़ा सा ही वक्त हमारा साथ है, तो लेट्स मेक इट गुड। ओके, सो अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक अनफॉर्चुनेट बात हो चुकी है कि मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा, जैसा कि मैंने ग्रुप में सबको बता दिया है। बिकॉज के कल शायद मैं काफ़ी बिजी होगा, क्योंकि हर क्लास के बच्चों के जो प्रोजेक्ट सबमिशन है, 2 क्लास के प्रोजेक्ट बच्चों की सबमिशन कल है। तो अभी तक किसी ने कोई सबमिशन की नहीं है, तो ऑब्वियसली कल बर्डन फुल होगा, मुझे कल चेकिंग करनी होगी, सब करना होगा, क्योंकि मुझे आगे पास ऑन करने हैं सब। तो टाइम होगा नहीं, अब टाइम शॉर्ट है, पेपर्स भी होने वाले जल्दी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कल की क्लास कैंसिल करके मैं आज ही समझा देता हूँ जो रिमेनिंग हमारी सारी चीज़ें रह गई थी। तो आज ही हम लोग उसे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, वैसे ज़्यादा चीज़ें रह नहीं गई है, 2-3 बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स रह गए। हम लोग उसे डिसाइड करने के बाद हमारा काम वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रैंड टोटल, कॉलम टोटल और इन सब के बारे में बात कर ली थी, ऑफ तक बात कर ली थी। इसके बाद हमारे पास ये कुछ रह गए हैं। ये सब तो ऐसा जरूरत नहीं है इन तीनों की, तो वैसे ये सब रह गए, इनके ऊपर अब बात करते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो डेटा है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में अवेलेबल है, तो मैं इसे ज़रा चेंज कर लेता हूँ और मैं जॉनरा को नीचे ले आता हूँ। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसके जो लुक का डिज़ाइन है वो भी आउटलाइन फॉर्म में कर लेता हूँ, और मैं इसकी रिपीटेशंस को कर देता हूँ। ओके, सो नाउ इट लुक्स गुड। और इसमें मैं थोड़े से फिल्टर्स लगा लेता हूँ। आई गेस रिलीज डेट वाज गुड इनफ। ओके, लेट्स जस्ट delete this genre also and delete it, and let's sort this by revenue. ओके, सो अब मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस मेरा पूरा आ चुका है। और collapse, let's collapse the entire, to collapse the country. Okay, let's just pick this one. Okay, done. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ पे मेरे पास जरा कोलैप्सिंग का इशू गया था, तो आपने कोलैप्सिंग भी सीख ही ली कि जब ये जो वैल्यूज आपकी जो पूरी ऑन रहती है, मतलब ये सारे ऑन होते हैं, जैसे अगर आपको कोलैप्स वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कोलैप्स वगैरह कर सकते हो। ओके, एक्सपेंड का मतलब है सारे के सारे खुल जाएंगे, और कोलैप्स का मतलब है सारे के सारे ऑन हो जाएंगे। अगर एंटायर फील्ड को एक्सपेंड कर दोगे तो सब खुल जाएंगे, अगर एंटायर फील्ड को क्या कर दोगे, कोलैप्स कर दोगे, तो सब बंद हो जाएंगे। ओके, सो ये छोटा सा था सजेशन, रहने तो ऐसा जरूरत पड़ती नहीं है, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, तो एज सच आपको जरूरत ना पड़े तो अच्छी बात है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने जॉनरा नीचे डाल दिया है, और मैं इसे फॉर राइट नाउ हम लोग इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर सके चीजें। ओके, हाँ, तो अब मेरे पास ये डेटा है वो इस व्यू में मेरे पास नजर आ रहा है। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे, अगर मैं लेट से कॉलम टोटल पहले लगा के देखते हैं, समराइज वैल्यू एज कॉलम टोटल लेट से।
और मैं यहाँ पे आके सब टोटल्स को भी ऑन कर देता हूँ ताकि मुझे सब टोटल शो होने लगे बॉटम पे। ओके। सो यहाँ पे इस वक्त मैंने कॉलम टोटल्स ऑन रखे हुए, मतलब बाय कॉलम के मैंने टोटल परसेंटेज चेक किए। तो ये मुझे 90% दिखा रहा है, मतलब जितना भी मुझे आज तक जितना भी ग्रॉस रेवेन्यू मैंने जमा किया है, हमारी जो सेल्स जितना भी जमा हुआ है पूरी दुनिया में, तो यूएस है उसमें से 90% कंट्रीब्यूशन रखता है। मतलब 90% जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यूएसए के अंदर हुआ है, 4% यूके के अंदर है, 1% लगभग ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, 1% फ्रांस की तरफ है, बाय दैट। ओके। सो अगर आप कॉलम टोटल यूज करते हो, अगर आपको कुछ ऐसा व्यू चाहिए हो, मगर लेट्स से कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि विद इन यूएस मेरे पास जितने भी अलग अलग जॉनरा थे उसमें कितना कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो लेट्स से मैं वापस ग्रॉस को इधर ले आता हूँ, और अब ये देखो, ये मेरे पास टोटल टोटल रेवेन्यू और इतना मैंने टोटल जमा किया है। अब अगर मैं इस वैल्यू को डिवाइड करके देखता हूँ इस वैल्यू से, तो मेरा आंसर आता है लगभग 39%। ओके। बट ये मुझे शो क्या कर रहा है, 35 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इससे डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि किससे डिवाइड कर रहा है, कॉलम के आखिर में जो ग्रैंड टोटल है ना उससे डिवाइड करता है। मतलब ये पूरे कॉलम का जो आखिर में टोटल आया हुआ है ना उससे डिवीजन कर रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ यूएस के उससे डिवीजन करके आंसर दे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, शो वैल्यू एज पेरेंट टोटल। ओके। सो इसका पेरेंट, अच्छा पेरेंट मैंने बताया ही नहीं था, सॉरी। ओके, ये वाला पेरेंट टोटल आया है। अब इसने इसमें पेरेंट को काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई टोटल गिवन नहीं था, तो ऐसे कंट्री के बेस पे अब देखो आंसर आ चुका है आपका। तो ये फर्क होता है, ये फर्क वैसे इतने बड़े बड़े नहीं है। अगर आप लेट से अगर आप एक मैट्रिक्स नहीं बनाना चाह रहे ना, जैसे पीछे हमने एक मैट्रिक्स बनाया था, अगर आप मैट्रिक्स नहीं बनाना चाह रहे, आप नॉर्मली विद इन अ व्यू देखना चाह रहे, जैसे कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि यूएस के अंदर जितने भी यहाँ से इजी व्यूएबल है, अगर आप एक मैट्रिक्स बना लेते हो तो इसमें इशू ये आ जाता है कि काफी सारे डेटा पॉइंट्स है, रॉस में अलग डेटा पॉइंट्स है, कॉलम में अलग डेटा पॉइंट्स है, और बीच में पूरा एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना हुआ है, तो उसमें फॉलो अलोंग करने में थोड़ा सा इशू होता है और देखने में थोड़ा समझने में इशू रह जाता है। तो ये हमें एक बेहतर आइडिया दे सकता है कि क्या हमारी पोजीशन चल रही है पेरेंट टोटल में, क्या कितना परसेंटेज ऊपर नीचे चल रहा है, और एक ही यूएस के अंदर जितने भी जॉनरा मौजूद है उन सब में क्या क्या परसेंटेज आई है। तो आप देख सकते हो थ्रिलर में बिल्कुल भी ग्रॉस रेवेन्यू आया ही नहीं है, रिलीज डेट के हिसाब से, जो हमने रिलीज डेट सेलेक्ट की भी उस हिसाब से, जो साल सेलेक्ट किए हुए थे। कॉमेडी सबसे अच्छा चल रहा है, एक्शन सबसे अच्छा चल रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किस किस जॉनरा ने किस कंट्री में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो लेट से मैं ये देखना चाहता हूँ कि फ्रांस के अंदर किस जॉनर ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है विद इन अ फ्रांस ओनली। तो अच्छा, फ्रांस के अंदर, अच्छा फ्रांस का ऊपर वाला है, तो फ्रांस का अगर देखा जाए तो फ्रांस में सबसे ज्यादा एक्शन मूवीज ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, बाकियों की परफॉर्मेंस थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा ही नीचे है उसके मुकाबले में। कनाडा की अगर देखें तो कनाडा में सबसे एडवेंचर है और ना फैंटेसी सबसे ज्यादा चल रही है। चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक्शन देखा जा रहा है, जो कि मुझे झूठ लग रहा है क्योंकि फैंटेसी ज्यादा देखी जाती है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है। तो ये आपने एक आइडिया मिल गया कि पेरेंट टोटल किस तरीके से काम करता है। सही है। सॉरी, इसमें आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और इतनी रात को आप लोगों को जगा के रखा है, आई नो आप लोगों की भी नींद, मेरी भी नींद आ रही है, बट वी हैव टू कंप्लीट दिस। ओके। सो ये हमारे पास पेरेंट टोटल आ चुका है, और पेरेंट टोटल में ऐसा और कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल यही है। अगर मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ लेट से, और मैं इसे पिवट टेबल 2 ही रहने दो नाम अभी फिलहाल इसका, और अगर मैं इसे डाल देता जॉनरा कॉलम्स में, और यहाँ पे मैं रख लेता लेट से समराइज वैल्यू बाय रॉ टोटल, तो आप देख सकते हो कि लगभग 39.61, 39.61 यही आंसर था, क्योंकि इसमें भी हम लोग किस आंसर का जवाब दे रहे थे कि यूएस के अंदर हर जॉनरा ने कैसी परफॉर्मेंस की है। तो ये आप देख सकते हो कि यूएस के अंदर ये आ रहे थे आंसर्स हमारे पास, और यही सेम काम ये भी पेरेंट वाला भी कर रहा है, बट दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें आप रॉ और कॉलम में अलग अलग डेटा रखते हो, मगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि रॉस के अंदर ही सारा डेटा डाल रहे हो, जस्ट फॉर क्लियर विजिबिलिटी। सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, आंसर सेम आ रहे हैं, बस विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो रही है, हमें आसानी से समझ में आ रहा है
बरक्स यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है, ढूंढना, फिर यहाँ पे जाके देखना, फिर ऐसे आगे पीछे हो गया तो यूं करके लेके जाना, इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ना। लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि मैक्सिको के अंदर क्राइम की क्या परसेंटेज है, कि मतलब कितना कमाया है क्राइम जर्नल ने मैक्सिको के अंदर, विद इन मैक्सिको के अंदर ही अगर हम लोग कंपेरिजन किया जाए तो। अब मैं यहाँ ढूंढूंगा, फिर मैं यहाँ जाऊंगा, अगर ये जरा सा ही माउस ऊपर नीचे हो गया तो मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। ओके, सो इन चीजों के, वैसे तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस बार दबा के सिलेक्शन कर सकता हूँ, बट स्टिल इट्स बेटर कि आप है ना ये पेरेंट टोटल को इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपको विद इन अ कंट्री या विद इन अ डिपार्टमेंट कंपैरिजन करना हो, जैसे मैंने एचआर की एग्जांपल दी थी। सो ये वो एग्जांपल के तहत चलता है। सही हो गई बात, तो ये हो गया हमारा पेरेंट टोटल। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंस फ्रॉम, तो मैं भी फिलहाल इसे वापस हटा देता हूँ सेकंड वाले को हमारे। और डिफरेंस फ्रॉम, लेट्स से अब डिफरेंस फ्रॉम पे बात आई है, तो लेट्स से वी शुड टेक द एयर, राइट। ओके, एयर बेहतर रहेगा, तो मैं ले लेता हूँ अपने एयर्स को मिला देता हूँ, मैं जॉनरा को भी हटा ही देता हूँ। आई गेस ओके, जॉनरा डजंट लुक वेरी गुड हियर। और रिलीज डेट को इधर ले आता हूँ। रिलीज डेट में हमारे पास ईयर्स है, और ये सारे के सारे ईयर्स शो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में और कोई ईयर्स में 2012 में काम नहीं हुआ है, मैं इसे वापस सॉर्ट कर लेता हूँ बाय सम ऑफ क्रॉस रेवेन्यू। ओके, तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब इसी का मैं एक और नीचे ले आता हूँ, ताकि कंपैरिजन भी आप सेम देखते रहो साथ साथ, कि हो क्या रहे दोनों में। सो व्हाट डिफरेंस फ्रॉम डू इज, कि वो एक पर्टिकुलर डेट से लेके आगे क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं उसे कैलकुलेट करके बताता है, लाइक रनिंग टोटल टाइप का, या ये कह सकते हो कि चेंज कितना है वो बताता है आपको। लेट्स से कि मेरा यहाँ पे $9 बिलियन हमने कमाए हैं यूएस में 2012 में, और 2011 में कितना कमाया था, लगभग 8 बिलियन। तो कितना चेंज आया एक साल के अंदर, $1 बिलियन का। फिर लगभग 20 मिलियन का, फिर थोड़ा गिरा है, लगभग 80 मिलियन, 800 मिलियन गिरा है, फिर लगभग 700 मिलियन और गिरा है। तो इस तरीके से ही कंपैरिजन दिखा रहा है। तो जब भी आपको ईयर ऑन ईयर आपको करनी हो ना, क्या कहते हैं, ट्रेंड चेक करना हो कि ईयर ऑन ईयर क्या ट्रेंड चल रहा है, मंथ बाय मंथ क्या ट्रेंड चल रहा है, या फिर लेट से कि आप अगर ये देखना चाह रहे हो कि जैसे कि ये इसका एक बहुत बड़ी अच्छी इंप्लीकेशन मैं बताता हूँ, जब मैंने खुद पर्सनली जब मैंने मॉडल्स बनाए लोग कंपनीज के लिए, तो मैंने क्या चेक किया गया। लाइक कोई भी फैशन ब्रांड होता है, तो वो ये चेक करता है कि वो हर साल का, जितने भी सालों से, साल से कोई मतलब नहीं है, पिछले 10 साल की सेल्स उठा के वो हमें दी थी उसने। और उसने कहा था कि मुझे 10 साल के अंदर जितने भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी आए, इन सब का कंपैरिजन करके बताओ कि जनवरी में मेरी हर साल की टोटल सेल्स कितनी रही है आज तक, 2000 से ले, मतलब जो भी वो वक्त पीरियड था 10 साल में क्या सेल्स आई है, फेबररी में टोटल क्या रही है, फिर इसमें क्या टोटल रही है। और मुझे ये बताओ कि फेब जनवरी से फेब में बढ़ी है कि गिरी है, फिर फेब से मार्च में गिरी है कि बढ़ी है, इस तरीके से क्या ट्रेंड चल रहा है बढ़ने गिरने का, ये मुझे बताओ। तो उसमें नॉर्मली ऑब्वियसली यही होता था कि जब भी कोई सीजनैलिटी आती थी तो वो बढ़ जाता था फौरन। फिर जब कोई लेट से कोई ऐसा वक्त आता था जिसमें लेट से, जैसे कि रमजान के महीने में, ऐसा नहीं, रमजान में तो शॉपिंग बहुत होती है, तो रमजान के महीनों में वो सेल्स ऊपर जाती थी। फिर जब मुहर्रम आ जाता था तो मुहर्रम में बिल्कुल सेल्स गिर जाती थी, सफर में भी सेल्स गिरी भी होती थी। तो ये हमें वो दिख रहा था कि इन मंथ्स में इस्लामिक मंथ्स हो रहे होते थे, इस वजह से यहाँ पे सेल्स का इतना इफेक्ट पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। तो इस तरीके से वो लोग एनालिसिस करते थे। ओके, तो वो लोग इस चीज पे ज्यादा बिलीव रखते थे कि किस क्या चेंजेस आ रही है और किस लेवल की चेंजेस आ रही है हर महीने में, और क्या ट्रेंड रहा है हमारा। ओके, ताकि हम लोग स्टॉक इन्वेंट्री उसी हिसाब से मैनेज करें। तो ये ऐसा था। तो खैर, यहाँ पे हमारे पास शो वैल्यू एस का ऑप्शन हम लोग आ गए हैं। तो डिफरेंस फॉर्म में जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ एक ऑप्शन तो ये आपको ये दे रहा है कि आप एक बेस ईयर सिलेक्ट कर लो, उसके बेस पे कंपैरिजन होगा। लाइक लेट से मैं 2011 को ले लेता हूँ बेस ईयर, और ओके प्रेस कर देता हूँ। तो देखो, अब ये क्या कर रहा है कि ये सबको 2011 के रेवेन्यू से माइनस कर रहा है। लाइक 2012 में मेरा $1 बिलियन रेवेन्यू बढ़ा है एज कम्पेयर टू 2011 के। 2013 में मेरा $1.26 बिलियन बढ़ा है एज कम्पेयर टू 2011। ठीक है, तो आप इसमें एक फिक्स वैल्यू भी देख सकते हो कि मुझे फिक्स इस ईयर से बताओ कि इस ईयर से कंपैरेटिवली कैसा हुआ है मेरी परफॉर्मेंस। बट मोस्टली एक बेस पॉइंट की जगह प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है, जो कि मार्केट में यही चल रहा है आजकल, बल्कि आजकल के हमेशा से। तो अगर आप ऊपर जाओगे ना यहाँ पे,
तो आपको प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इसे क्लिक करोगे ओके, एंड ऑटो यूज सॉर्ट ओके। अब आप देखो ये आपके पास आ चुका है। अब इसमें क्या बता रहा है कि इन दोनों में इस तरीके से चेंज आया है, फिर इसके बाद इतना चेंज आया है, फिर इसके बाद इतना चेंज आया है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि मेरे पास एक एरर आया था और मैंने उसे ओके कर दिया तो ये सब कुछ सही हो गया। एरर क्या आया था कि मेरे पास एरर ये था कि मैंने जो सॉर्टिंग की हुई थी ना वो रिप्लेस कर दी गई है। तो रिप्ले ये डिफरेंस फ्रॉम करता ये है कि वो पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक में क्या चेंज आया है उसी को कैलकुलेट करता है। आप इसमें सॉर्टिंग अगर लगाओगे तो वो सॉर्टिंग को अपनाएगा नहीं। वो सॉर्टिंग को पहले बोलेगा हटाओ फिर मैं कैलकुलेशन करके दूंगा, वरना मैं कैलकुलेशन करके नहीं दूंगा। वाई? बिकॉज हमने से यहाँ पे क्या वो दिया है क्राइटेरिया के प्रीवियस जो भी मौजूद है उसे देखो। लाइक अभी 2012 की, अगर ये 2013 की देख रहा है तो 2013 से प्रीवियस इसको 2011 चाहिए। अगर हम यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे थे तो सॉर्टिंग में हो सकता है कि रेवेन्यू ज्यादा 2000, जैसे कि अगर हम देखें तो 2014 में रेवेन्यू ज्यादा है तो वो सबसे ऊपर आया हुआ होगा क्योंकि हमने सॉर्टिंग क्या की थी, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये था, फिर सबसे उसके बाद 2015 था, फिर 2013 था, फिर 2011 था। तो ये सॉर्टिंग ऊपर नीचे थी। तो जब हम प्रीवियस वाला यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस उसको समझ ही नहीं पा रहा कि 2014 के प्रीवियस कौन सा है। 2014 का प्रीवियस 2013 है, मगर उसने नीचे देखा तो 2015 मौजूद था। तो इट गेट्स बिट कंफ्यूज के यार मैं प्रीवियस किस तरीके से करूँ। तो इसको रिजल्ट दिखाने के लिए तो इसको सॉर्टिंग बोलता है हटाओ। मैं ये सॉर्टिंग के बिना ये काम नहीं कर सकता। सो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि इसमें आपको सॉर्टिंग हटानी पड़ेगी, चाहे आप कहीं पे भी आपने सॉर्टिंग लगाई भी आपको सॉर्टिंग हटानी पड़ेगी। हाँ, आप सॉर्टिंग इस हिसाब से कर सकते हो कि आप नॉर्मली इसके बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हो कि आप कंट्री वाइज सॉर्टिंग कर लो, उसका कोई इशू नहीं है। मगर जिस जिसके बेस पे ये सॉर्टिंग हो रही है ना, लाइक ये 2000 ईयर बाय ईयर कंपैरिजन कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ। देखो ये रिलीज डेट के बेस पर, मतलब जो ईयर्स मौजूद है उसके बेस पे कंपैरिजन कर रहा है। तो आप इसे सॉर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इससे या इसे इन दोनों को किसी को भी सॉर्ट करने की कोशिश की तो ये आपको एरर देगा। हाँ, उसके अलावा जो डायमेंशंस मौजूद है आप उसके बेस पे सॉर्टिंग कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं रिलीज डेट की जगह कंट्री ले लेता तो ये कंट्री पे भी मुझे सॉर्टिंग नहीं करने देता। ये बोलता है कि रिलीज डेट को सॉर्ट करना है तो कर लो, मगर मैं कंट्री को सॉर्ट करने नहीं दूंगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको? कोई इश्यू? अब ये फिलहाल हमें यही बता रहे हैं कि इसमें इतना चेंज आया, फिर इसमें इतना चेंज आया, फिर इसमें इतना चेंज आया। अब मैं से अगर फॉर्मेट कर लूँ बिल्कुल, तो मैं से जाता हूँ और मैं इससे न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, या लेट्स से अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग, ये वाली। ओके, वो क्यों नहीं दिख रहा करेंसी फॉर्मेट में भी? ओके, ब्रैकेट वाली फॉर्मेटिंग नहीं दे रहा, खैर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारे नेगेटिव में गए क्योंकि हमारी सेल्स गिरी है इन सालों में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो जब आप सेल्स गिरी होती है फिर कंपनी को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि भाई सेल्स क्यों गिरी, तो वो फिर आपको और डिग डाइव करने को बोलते हैं कि भाई इन्वेंट्री कम बिकी है कि क्या कम बिका है, प्राइसिंग कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, सैलरी ज्यादा दे दी है, क्या दिया है वो भी बताओ। तो आगे डेटा एनालिस्ट का ये भी काम होता है जो कि हम लोग आगे के कोर्सेज में इंशाल्लाह सीखेंगे जब हम एडवांस लेवल पे और जाएंगे। ओके, अब सेम एक और हम लोग इसका आगे बना लेते हैं। सेम इसमें ना यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है एक और, डिफरेंस फ्रॉम इन परसेंटेज फॉर्मेट। तो मैं इसे ले लेता हूँ, इसे भी मैं प्रीवियस ईयर में कर देता हूँ सेट। ओके कर देता हूँ। अब देखो, अब ये प्रीवियस ईयर के मुकाबले परसेंटेज फॉर्म में बता रहे हैं कि क्या चेंजेस आई है। 2011 से 2012 में 14% की बढ़ावट आई इनकी सेल में, विच इज एक्सट्रीमली गुड। कंपनी बहुत खुश हुई। फिर 2013 में 1% की ग्रोथ है। शेयर मार्केट बिल्कुल खुश नहीं कि बस 1% से क्या होगा, शेयर मार्केट आपको पता ही होगा क्या करते हैं, किस तरीके से चलता है, ऑपरेट होता है। 2014 में तो गिरी है, फिर 2015 में भी गिरी है, तो ऑब्वियसली इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों इस तरीके से सेल्स गिरी है। सही है। सो ये था हमारा डिफरेंस फ्रॉम वाली फंक्शनैलिटी जो कि इसमें मौजूद है। तो ये सब भी आप करके इसकी एनालिसिस बना सकते हो कि यूएस के अंदर का एक ट्रेंड बना सकते हो, कि चार्ट्स वगैरह बना सकते हो कि ये क्यों गिर रहा है क्यों बढ़ रहा है, मतलब एटलीस्ट शो कर सकते हो कि इतनी इतनी पर थी इसकी और इतना इतना इसमें परसेंटेज गिरा है, ये इतना इतना चेंज आया है, वो आप शो कर सकते हो ग्राफ्स के अंदर। ओके, ये तो आपके क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा फाइनल में कि आप किस तरीके से इसको चार्ट्स बनाओगे। खैर आपको सिर्फ डेटा लेके आना है, जैसे मैं डेटा लेके आया फिर आपको चार्ट्स उस पर डायरेक्टली अप्लाई कर देना है, हो जाएगा।
लेट से अगर मैं चार्ट की एग्जांपल दूं आपको, तो फिर हम ये कर सकते हैं। एक कंट्री को मैं कर देता हूँ फिल्टर, सिर्फ यूएस, यूके और लेट्स से साउथ कोरिया पे। ओके, इन तीन पे मैंने कर दिया सॉर्ट। साउथ कोरिया बेकार है। लेट्स से फ्रांस में भी, या न्यूजीलैंड। तो ओके, ये आ गया क्या डेटा? तो आप, मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इसके बेस पर चार्ट बना के मुझे दिखाओ कि इसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे डिफरेंसेस, आप शो वैल्यू इस पर जाके रेफरेंस फ्रॉम करके प्रीवियस ईयर वाला बना के मुझे चार्ट बना के दे सकते हो इस तरीके से। चार्ट्स बनाना तो आपको पता चल जाएगा, तो वो फिलहाल मैं तो वो बनाना नहीं सिखा रहा। फिलहाल हम लोग देख रहे कि क्या क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। तो नेगेटिव वैल्यूज जा रही हो तो नीचे जा रही, उसे रहने दो। जैसे मैंने ये बनाया चार्ट, और इसमें ये यूएसए का है, ये यूके का है, नहीं मुझे इस तरीके से बिल्कुल नहीं चाहिए चार्ट। स्विच कॉलम्स एंड चार्ट टाइप, मे बी डजंट लुक गुड। Okay, let's just make it bit different. इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं? लेट्स एग्जांपल इधर मैं कंट्रीज अगर ले आऊँ। हाँ, अब बेहतर लग रहा है, थोड़ा बेहतर लग रहा है। वैसे तो बुरा ही लग रहा है, बट थोड़ा सा बेहतर हो गया, इंसान के बच्चों वाला हो गया। ओके, और अगर मैं चार्ट चेंज कर दूं। ओके, सो इस तरीके से आप चार्ट वगैरह कुछ बना सकते हो। वैसे तो मैं इतने खतरनाक वाले चार्ट दूंगा ही नहीं जिसमें इतने खतरनाक चार्ट्स बने। इट्स जस्ट फॉर, आपको भी कभी जिंदगी में ऐसे खतरनाक चार्ट नहीं बनाने जो कि जिसका कोई सेंस ना बन रहा हो। ओके, वैसे तो इसका सेंस तो बन रहा है, अगर आप इसे फॉर्मेट करोगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये सही बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बट इट एक्चुअली डजंट लुक रियली गुड। आप इसमें थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो। 2011 में तो कुछ हुआ ही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ओके, 2011 में कुछ हुआ ही नहीं, तो 2011 इसका दिया ही क्यों है? हटा दे। सो खैर, फॉर्मेटिंग वगैरह आप देख लेना। बट मैं, डोंट वरी, मैं इतना नहीं रुका। मतलब आप लोग अचानक से पूछोगे कैसे ग्राफ्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही ग्राफ बन के निकल के आएगा। सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इन चीजों को रिप्रेजेंट कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो बताओ मुझे। किसी को कोई इशू है? नहीं है किसी का कोई भी इशू? पक्का? मैं बोलना नहीं कि सारी इशू था, ये था, वो था। सच में? फिर बाद में टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा मुझे भी अब। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारे पास एक और ऑप्शन आता आता है सब वैल्यूज के अंदर, इसमें आ जाता है रनिंग टोटल। तो रनिंग टोटल भी बिल्कुल, लेट्स से मैं इसको एक न्यू बना लूं पहले, फिर ही दिखाऊं ताकि आप कंपैरिजन कर सको बार बार। ओके, सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू। ओके, वाइज चेंज्ड। लेट मी चेक वन थिंग, वाइज चेंज्ड मैंने कुछ किया था क्या तो मुझे भी याद नहीं है। ओके 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 ओके, सही है, सही है, सही है। करिए, आ जाओ। और यहाँ पे तो मेरा वो लगा हुआ है ना, तो नो कैलकुलेशन नॉट एक्सपेक्ट। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रनिंग टोटल है। रनिंग टोटल पे मैं क्लिक कर देता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि ये क्या टोटल है। रिलीज डेट के बेस पे मुझे रनिंग टोटल करना है। ऑब्वियसली याद रहे, यहाँ पे आपको एक डेट होना लाजमी है, वरना रनिंग टोटल आप किस बेसिस पे करोगे? चेंज आप किस चेंज उसमें नापोगे? मतलब आप अगर ये देख रहे हो कि अगले साल मेरा कितना चेंज पर सेल्स गिरी है या बढ़ी है, उसके अगले साल कितनी गिरी है या बढ़ी है, उसके अगले महीने कितनी गिरी है या बढ़ी है,
तो ऑब्वियसली आपको एक डेट वाला सेक्शन चाहिए अपने कॉलम्स के अंदर, रॉस के अंदर, जिसके बेस पे आप कर सकते हो, मतलब क्या कहते हैं, एनालिसिस कर सकते हो। आप ये लिखोगे कि यूएस के बाद यूके में कितनी सेल्स बढ़ी है, फिर फ्रांस में कैसा सेल्स गिरी है, तो ये कोई पैटर्न नहीं है, ये जैसे एक रैंडम आप बनाओगे। सो हमेशा ये चीज याद रखना कि आप जो इंसाइट्स दिखा रहे हो, जो चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो चीज शो कर रहे हो अपनी मैनेजमेंट को, उसकी कोई सेंस भी बनती हो। ओके, तो यहाँ पे भी हमसे पूछ रहा है कि ये रनिंग टोटल दिखाना है, ये कंट्री के बेस पे दिखाना है कि रिलीज डेट के बेस पे। मैंने कहा भाई ऑब्वियसली रिलीज डेट के बेस पे। तो रनिंग टोटल क्या होता है, हमारी ये जो टोटल सेल्स हुई है यूएसए के अंदर, वो कितनी हुई है, $42 बिलियन। ओके, तो वो किस तरीके से हुई है, 2011 में इतना हुआ है, 2012 में इतना हुआ है, 2013 में इतनी हुई थी। तो अगर टोटल देखा जाए तो 2013 इन तीनों को मिला के 26 पे पहुंच जाएगा, 26 बिलियन पे। तो ये एक तरीके से कम्युलेटिव है। आप लोगों को पता ही होगा कम्युलेटिव क्या होता है। पहले ये दोनों, फिर इसके इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, फिर इन तीनों को प्लस किया तो ये आ गया, फिर इन चारों को प्लस किया तो ये आ गया, फिर इन पांचों को प्लस किया तो ये आ गया। मतलब हम जो इस नंबर पे पहुंचे ना, जो सम है इन पांचों का, वो किस तरीके से आया है, किस लेवल पे आया है, मतलब पहले इतना था, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ा। ओके, तो इट्स जैसा रनिंग टोटल के किस तरीके से आगे नंबर बढ़ रहा है। 1 मार्क्स, फिर अगर उसमें 2 ऐड करोगे तो 3 हुआ, टोटल 10 है तो ऊपर फिर हमने 3 ऐड और किया तो 6 हो गया, फिर 4 ऐड और हुआ तो 10 पे पहुंचा। तो इस तरीके से वो दिखा रहा है कि जो 1, 3, 6, 10 हुआ है ना, वो इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से आगे आगे बढ़ा है। ओके, सारे नंबर्स का सम कर करके दिखा रहा है हर स्टेज पे, हर सेल पे किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है वो बता रहा है। अब सेम अगर मैं इसे परसेंटेज फॉर्मेट में देखूंगा तो परसेंटेज में दिखा देगा कि सबसे पहले जो साल में मेरा जितनी भी सेल्स हुई है ना, उसमें सबसे पहले साल ने 18% कंट्रीब्यूट किया है, फिर उसके बाद 40% पे पहुंचा है, फिर 62 पे पहुंचा है, फिर 82 पे पहुंचा है, फिर 100% हमारा कंप्लीट आ चुका है, जितना भी था। ओके, सो ये रनिंग टोटल हो गए आपके, कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ये आपको कदम बता रहे हैं कि आप किस कितने कदम से आगे बढ़े हो। सही हो गई बात। किसी को कोई इश्यू, मैं इसको भी अगर दिखाऊं एक चीज दूसरे तरीके से, लेट्स से कॉलम टोटल नहीं पेरेंट टोटल में आएगा। ओके, रिलीज डेट के बेस पे। ओके, शो वैल्यू एज, लेट्स से कंट्री के बेस पे। तो आप देखो, पहले 18.81 था, फिर अगले साल कितना हुआ है, पूरे टोटल का 21% कंट्रीब्यूट हुआ है, तो वो दोनों को मिला के इतना आ गया। फिर इन तीनों को मिला के इतना आ गया, फिर इन चारों को मिला के हमने इतना जमा कर लिया है, फिर इन पांचों को मिला के हमने इतना जमा कर लिया है। ये उसी तरीके से जो घर में नहीं आप लोग ना वो बनाते हो, पैसे जमा कर रहे होते हो, तो आप है ना देखते हो कि मैंने 100 रुपए कितनी जल्दी जमा किए, तो फिर ये बता होता है भाई, पहले दिन हमने ना 2 रुपए बचाए थे, फिर अगले दिन 5 रुपए बचाए थे, फिर अगले दिन 3 रुपए बचाए थे, फिर अगले दिन 8 रुपए बचाए थे। तो इस तरीके से हम लोग सम कर करके दिखा रहे थे कि 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 2 रुपए। तो हर दिन टोटल कितना होता जा रहा था, हमारे जो जो होता है ना गल्ला होता है जिसके अंदर पैसा जमा हो रहा होता है, उसके अंदर टोटल कितना जमा होता जा रहा है। पहले दिन 2 रुपए, फिर 3 रुपए और मिले तो 5 हो गया, फिर 8 रुपए मिला तो अंदर 13 रुपए हो गए, फिर अंदर 7 रुपए और मिले हमें तो अंदर 20 रुपए जमा हो गए थे। तो अंदर टोटल हर साल कितना जमा होता जा रहा है हमारे पास, वो अंदर का टोटल दिखाता है हमें रनिंग टोटल। ओके, कि टोटल हर साल किस लेवल पे हम लोग पहुंचते जा रहे हैं अपने इस टोटल के बेस पे। ठीक है, सो ये आ गया आपका रनिंग टोटल, इसे आप हटा दो, हो गया पूरा। और अब शो वैल्यू इसमें एज सच और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये सारी वैल्यूज थी आपकी जो आपको मेन सीखना बाकी था। ओके, सो गिव मी 5 मिनट ब्रेक्स, मैं जरा मुंह धो के आ जाऊं कि मुझे आ रही है फुल नींद। बट हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट रह गया है, और उसके बाद हमारी क्लास इंशाल्लाह समाप्त हो जाएगी।
ओके गाइस, सो आई एम बैक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सबसे मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। और पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइटल्स को ले आता हूँ ताकि एक अच्छा सा मुझे रिफ्लेक्शन दिखे, और मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ। यहाँ से भी फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ। ठीक, यहाँ मेरे पास पूरा डेटाबेस वापस आ चुका है जैसे पहले मौजूद था। तो अब हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेटेड कॉलम्स के बारे में। डिलीट कर दो ना। कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जो सबसे पहले, कि आप जो डेटाबेस बना रहे हो, मतलब जो डेटाबेस आप यूज करने वाले हो, उसमें एक चीज का ख्याल रखो कि उसमें के अंदर कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म ना हुई भी हो। या तो वो डायमेंशंस हो या फिर वो मेजर्स हो जिसके बेस पे आप कोई रिजल्ट निकालना चाह रहे हो, ओके, जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो। तो कोई फॉर्मूला यूज ना हुआ हो इसकी कोशिश करो। उसका रीजन ये था कि अगर आप फॉर्मूलाज डालोगे तो सबसे पहली बात कि पिवट टेबल स्लो होने लगेगी, उसे एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेकेंडली जो एक और इशू आता है वो ये आता है कि जब आप समरीज बना रहे होते हैं ना, तो वो जो पीछे कैलकुलेशंस हुई हुई है ना, वो सही से रिजल्ट नहीं दे पाती आगे द पिवट टेबल पे। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, हमने सुना है पिवट टेबल्स वेरी पावरफुल ये वो। तो देखा होगा, मैं थोड़े इश्यूज होते हैं जो कि मैं आप लोगों को शो भी करूंगा कि मतलब वैल्यू सही दे रही होती है मगर कॉन्सेप्ट पीछे कुछ और चल रहा होता है, यहाँ हमें कुछ और चाहिए होता है और वो रिजल्ट आ नहीं पा रहा होता है उस बेस पे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या इशू आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग है ना, क्या हम लोगों का पहला टारगेट ये है कि यहाँ मेरे पास ग्रॉस रेवेन्यू मौजूद था, मतलब रेवेन्यू जो हमने कमाया, और ये बजट था, मतलब उस फिल्म पे कितना पैसा लगा था। जैसे मई फिल्म जो बनी थी उस पे 1,45,000 हमने कमाया और उस पे लगा 5 लाख का, था ऑब्वियसली नुकसान हुआ है। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट कॉलम बना के शो करना चाह रहा हूँ कि मैंने कितना किस पे कितना कमाया। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूँ पहले डिसेंडिंग में रेवेन्यू के बेस पे। फिर तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैक एंड पे जाके यहाँ पे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, बट हम लोग मेजर्स यूज करेंगे, कैलकुलेटेड कॉलम्स यूज करेंगे एक्स पिवट टेबल्स के। तो आपको जाना है पिवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन फील्ड आइटम एंड सेट्स का। इसमें नीचे करें, कैलकुलेटेड फील्ड्स का ऑप्शन आपके पास आ गया है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो मैं इसे हेडिंग दे दूंगा प्रॉफिट की। और यहाँ ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है, काफी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं। तो यहाँ मुझे करना क्या है, मुझे करना है रेवेन्यू को माइनस करना है बजट में से और उसका आंसर आएगा प्रॉफिट। तो मैं जाता हूँ नीचे, ढूंढता हूँ रेवेन्यू। ये रहा मेरा रेवेन्यू। डबल क्लिक किया तो ये आ गया ऊपर। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, बजट से। ठीक, मैंने इसको बजट से डिवाइड कर दिया, और सॉरी माइनस करना है, नॉट डिवाइड बट माइनस। अब मैं इसे यहाँ पे जोड़ देता हूँ वापस। एक सेकेंड, माइनस बजट। ठीक, तो मैं यहाँ ओके प्रेस कर देता हूँ और देखो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। इन दोनों को अगर माइनस किया जाए, लेट्स से यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, दिस वन माइनस दिस वन, या द आंसर इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो प्रॉफिट, मैंने जो रेवेन्यू के बेस पे सॉर्टिंग की थी, इधर थोड़े मसले हैं। क्या एनालिसिस के बेस पे अगर आप ये बोलोगे कि ये टॉप मूवीज है जिन्होंने बहुत कमाया है, तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने कमाया तो इतना है, ये तो बात तो सही है चले, मगर उससे बजट भी तो इतना लगा हुआ था, इसकी कॉस्ट तो आपने माइनस की ही नहीं थी। तो कॉस्ट माइनस करने के बाद ये आंसर आ रहा है हमारा। तो ये है हमारा जिसके बेस पे हमें रैंक करना चाहिए हमारी मूवीज को। तो मैं वापस जाता हूँ मोर ऑप्शंस, और मैं प्रॉफिट के बेस पे इस बार सॉर्टिंग कर देता हूँ। तो अब आ चुकी है अवातार नंबर 1 पे, टाइटैनिक, जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, एवेंजर्स, डार्क नाइट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटेड कॉलम्स का यूज कर सकते हो, और इससे काफी आसानी से हमने यहाँ पे ये आंसर निकाल के ले आए। ओके, तो अब हम लोग एक और फील्ड बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर मेजर्स में जाएगा, और अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि किसने कितना आरओआई कितना जनरेट हुआ। अब अगर आप लोगों को आरओआई नहीं पता तो इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लेट से आपने कहीं 10 रुपए लगाए, छोटी अमाउंट यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी से दिमाग में बात घुस जाए। आपने कहीं 10 रुपए लगाए और उस पर आपने 15 रुपए कमा लिए उस चीज से। तो आपने कितना आरओआई आया आपका, 150%, 150%। ओके, 150% कैसे हुआ, 100 आपने लगाया था वो तो आपको पूरा वापस मिल गया, और उसके ऊपर आपको 5 रुपए और मिले, जो कि 50% बनता है।
तो आपका टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 150%। अब यहाँ पे ही थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होती है, जो कि मुझे भी पहले बहुत होती थी, दैट व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन, और आरओआई में क्या फर्क है। तो अगर लेट से मेरी है ना सेल्स हुई थी कितने की, मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 10 रुपए की और 15 रुपए मैंने कमाए, तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा मेरा? 15 रुपए में से मैंने ये माइनस किया, ये मेरा प्रॉफिट आया, और है ना इसको मैंने डिवाइड कर दिया, मैंने जितना लगाया था उससे, तो मेरा 50% का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। मैंने 50 रुपए की कमाई, 50% की कमाई की है। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। सही हो गई बात। मैंने इतना पैसा लगाया था, मैंने इतना कमा लिया, तो 5 रुपए का मेरा फायदा हुआ, तो 5 रुपए पे मैंने इतना मार्जिन कमाया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया मेरा। ओके, 5.5 रुपये इस पे नहीं, ये सेल्स ये है हमारी, ये क्या है? हमारी कॉस्ट है, और ये हमारी सेल्स है। ओके, नहीं इसको इनकम कह सकते हैं, लेट्स से। ओके, तो 33% का हमें प्रॉफिट हुआ है। बट आरओआई क्या होता है कि आपने जितना लगाया है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपके ऊपर हमेशा एक पीछे खतरा होता है कि 10 रुपए भी वापस आएंगे कि नहीं। लेट से आप एक लॉटरी खरीद रहे हो 10 रुपए की, ये बात हम लोग लॉटरी पे लेके जाते हैं। 10 रुपए की अगर आप लॉटरी खरीद रहे हो, तो अगर वो नहीं लगी तो आपके 10 रुपए भी जाया हुए ना। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जो आपने पैसा लगाया है वो भी तो वापस आए ना, तो वो भी ऐसा रिटर्न कहलाया जाएगा, कि ना कि उसमें आप कॉस्ट इंक्लूड नहीं करोगे, भाई ये कॉस्ट थी ना वो थी, क्योंकि वो पैसा तो पूरा डूबने वाला था, ये तो या तो आड़ या पार की गेम थी, तो वो पैसा भी वापस आ गया। सो इट मीन्स दैट यू शुड include that amount as well in your income. Okay, so रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा क्या आ गया? ये हमें रिटर्न कितना मिला? हमने 15 को डिवाइड कर दिया, मतलब इनकम को आपको डिवाइड कर देना है कॉस्ट से, तो ये आपकी आ गई परसेंटेज कितनी? 150% का मुझे आरओआई मिला है इस पे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप डीप में जाना चाहोगे तो फाइनेंस में इसको बहुत डीपली समझाएगी, और इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, हजारों फैक्टर्स और है, जब आप इसको एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर फाइनेंस ऑफिसर के लेवल पे लेके चाहते हो। सो बट एक हल्का फुल्का सा, अगर छोटा मोटा दिमाग में घुसाने वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, तो कुछ इसी तरीके से होता है ये। ठीक है, तो मैं सेट आया था फिलहाल। तो अभी हमने कितने पैसे लगाए थे? 237 मिलियन लगाए थे, और उस पर हमें 760 मिलियन हमने कमाया है। तो हम लोग यहाँ पे अब नया एक कैलकुलेट कॉलम बनाते हैं, इसे हम देंगे नाम रिटर्न, या आरओआई दे देते हैं रिटर्न लिखने की बजाय। और इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या है? जस्ट डिवाइड रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजट। ओके, बजट डिवाइड बाय रेवेन्यू होगा, सॉरी, बजट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। I think it's right. No, I don't think it's right. Let me just remind. Okay, sorry again. uh, मुझे नींद लगता है सच में आ रही है अब। बजट नॉट प्रॉफिट, बजट। Okay, and this is our number. Let's just make it in percentage format. नहीं ना स्टूडेंट्स, आज नहीं कर सकते खत्म क्लास, वी हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स टुडे। आज हमारी लास्ट क्लास हमें करनी पड़ेगी। आई नो इट्स गेटिंग टू लेट, बट जस्ट थोड़ा सा पकड़ के चलो, थामे रखो, आज हो जाएगा, खत्म हो जाएगी चीजें। ओके, सो अगर आरओआई के बेस से बात की जाए, तो हमने जो प्रॉफिट देखा कि हाँ इस फर्म ने इतना कमाया, ठीक है, मगर आरओआई हमें क्या बता रहा है कि भाई आपने इतना सारा पैसा लगाया तो उसके बाद जाके इतना कमाया, इट्स नॉट बिग। आप ये देखो कि किसने कम पैसा लगा के इतना कमा लिया। तो अब हम लोग इसको जरा सॉर्ट करके वापस देखते हैं, और सॉर्टिंग में हम कहाँ जाते हैं? अब हम जाते हैं आरओआई के बेस पे सॉर्टिंग करते हैं। अब ये देखो, इसने सिर्फ $15,000 लगाए थे पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी ने, सिर्फ $15,000, और उस पर उसने 107 मिलियन कमा लिए। आप समझ सकते हो, इट्स लाइक आप 1 रुपया लगा रहे हो और आपको रिटर्न में 1 लाख रुपए मिल रहा है, और आप दूसरी जगह ये कर रहे हो कि 100 रुपये लगा रहे हो और आपको रिटर्न में 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? ऑब्वियसली बेहतर हमारा कौन सा होगा? 1 रुपया लगा पे, या चलो इसको थोड़ा हल्का लेके चलते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। 1 रुपया लगा के आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, और दूसरी जगह आपको 50 रुपये लगा के 120 रुपये मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट के नहीं, 140 कर लो, ठीक है। तो प्रॉफिट के मामले में लगभग लगभग 140 पे भी नहीं,
ओके, 1 रुपया लगा के 100 रुपये मिल रहे हैं, और दूसरी जगह पे यहाँ पे हमें 99 का प्रॉफिट बना है, दूसरी जगह हमें 100 का प्रॉफिट रखना है। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 100 रुपये लगा के 200 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, इसको न्यूमेरिक ही कर देते हैं, नंबर 200। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट 100 का हुआ है, जैसा कि हमने पहले प्रॉफिट के बेस पे सॉर्टिंग की थी, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आएगा। बट अगर टेक्निकली बात की जाए तो 1 रुपया लगा के 100 रुपये कमाना बेहतर है, या फिर 100 रुपये लगा के 200 रुपये कमाना बेहतर है? ऑब्वियसली दिस वन इज बेटर। ठीक, सो ROI हमें और बेहतर क्लियरेंस दे रहा है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है दैट विच वन हैज परफॉर्म मच बेटर देन ऑल ऑफ अदर्स। तो ऐसे ही है ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपको है ना अपनी एनालिसिस में यूज करनी पड़ेगी जब आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है बैकएंड पे, उन्हें कुछ नहीं पता। दे वांट यू, दे हैव हायर्ड यू एज अ डेटा एनालिस्ट, तो आपको डिग इन करना है और ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज लाके देनी है कि वो लोग भी हैरान हो जाए कि हाँ यार, कुछ बंदे ने काम किया है। अगर अभी हम सॉर्टिंग करने जाते तो हम रेवेन्यू के बेस पे भी कर सकते थे, प्रॉफिट के बेस पे भी कर सकते थे, ROI के बेस पे भी कर सकते थे, बट इन दी एंड बात उसी पे आ जाती दैट विच ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द राइट वन, किसके बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। अब यहाँ तो मूवीज का डेटाबेस है, तो अगर ये असल में एक कंपनी इसकी कोई सेल्स का या किसी चीज का डेटाबेस होता, तो उससे आपको ज्यादा बेहतर एक ऑप्शन, लाइक उनका एक प्रोडक्ट है जो 1 रुपए का बन रहा है और 100 में बिक रहा है, और दूसरा प्रोडक्ट है जो 100 का बन के 200 में बिक रहा है, सो विच वन दे शुड कंटिन्यू मोर? तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी दैट फोकस ऑन दैट वन वन, राइट, जो 1 रुपए में बन के इतने का बिक रहा है, उसकी जितनी डिमांड आप पूरी कर सकते हो पूरी करो, सारी की सारी डिमांड को आप कैप्चर कर दो उसकी। ठीक, तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो इसी तरीके के आपको आंसर्स लाने पड़ते हैं, और इसी के बेस पे आप एनालिसिस करते हो। तो यहाँ तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं है? ओके, चलो सही। तो अब हम लोग अगले ना मैट्रिक्स हैं। अच्छा हाँ, अब एक जो सवाल बच्चों के आते हैं कि सर मतलब ये जो काम था ये काम हम लोग यहाँ पे भी कर ही सकते थे, ऐसा कोई मसले वाली बात ही नहीं थी। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता हूँ, टोटल प्रॉफिट को बना लेता हूँ, टोटल प्रॉफिट, और रिटर्न का एक बना लेता हूँ कॉलम। ओके, तो टोटल प्रॉफिट का हो जाएगा रेवेन्यू माइनस बजट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस रेवेन्यू बाय बजट। अब मेरे पास आंसर्स आ गए, इन दोनों को मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। दिस विल बी द पर्सन, दिस विल बी इन परसेंटेज फॉर्मेट। नीचे दोनों को ड्रैग कर दिया, और यहाँ मेरे पास आंसर्स आ चुके थे। तो सर यहाँ पे आंसर्स आ चुके हैं, तो हम लोग इसी को डायरेक्टली लगा देते हैं, हमें इन दोनों की जरूरत ही क्या थी, इन दोनों को हम हटा देते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों के पास एक नई वो आ चुकी है बनी हुई, जो मेजर्स हमने बनाए थे ना, वो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटा, और यहाँ पे मेरे पास वो जो अभी नए हमने कॉलम्स बनाए वो भी आ गए, तो मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ, दोनों को चेक कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और टोटल मार्जिन रेवेन्यू ले आता हूँ। अब इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज फॉर्मेट में, टोटल को सबको, और ये तो ऑलरेडी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्टेड है। ओके, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग इन हियर? बजट, रेवेन्यू ओवर बजट, इट वाज द रेवेन्यू ओवर बजट, राइट? तो हाँ सही है, रेवेन्यू ओवर बजट था, सही बात। के, तो यहाँ पे हमारे पास सारे टाइटल्स आ चुके हैं, और मैं इसे वापस सॉर्ट कर देता हूँ बेस्ड ऑन सेंडिंग, बेस्ड ऑन रिटर्न्स। ओके, और वही वाले सारे आंसर्स आ चुके हैं जो हमारे पास नॉर्मली आ रहे थे। तो सर यहाँ पे मसला हो ही कहाँ रहा है, मसला तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। अब दिखाता हूँ मैं इसमें मसला क्यों नहीं हो रहा। देखो अभी है ना, हम लोग जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सिंगल सिंगल के बेस पे कर रहे हैं। सिंगल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, सिंगल गैलो का, सिंगल रॉकी का, इन सारी मूवीज का सिंगल सिंगल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो सिंगल सिंगल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सम हो रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि सम एवरेज वगैरह सब कुछ सेम रहेगी इसकी। अगर मैं यहाँ पे एवरेज भी निकाल के देख लूँ, समराइज बाय एवरेज,
तो भी ये वही रहेगा भाई, क्योंकि एक ही वैल्यू है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक ही वैल्यू है, और उसका जो भी आंसर बन रहा होगा वो हर सूरत में यही रहेगा, चाहे मिनिमम देखे मैक्सिमम देखे या कुछ भी देखे। बट जैसे ही बात एग्रीगेशन की आ जाती है ना, तो मसले होना शुरू हो जाते हैं। देखो मैं टाइटल को अब यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे अब ले आता हूँ कंट्री को, लेट से। ओके, मैं इसे फिर से फॉर्मेट कर देता हूँ एज अ परसेंटेज। और अब देखो कि यहाँ पे ये क्या परसेंटेज दिखा रहा है मुझे। ये दिखा रहा है कि यूएसए के अंदर जितनी भी मूवीज बनी है उस पर टोटल 2 लाख समथिंग का वो आ रहा है, ROI आ रहा है। विच इज टेक्निकली नॉट ट्रू, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम इसका ROI यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो इससे अगर अब हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं परसेंटेज में, तो ये दिखा रहा है कि ऑन एवरेज 144% ROI मिला है यूएसए को, बल्कि ये कुछ अलग दिखा रहा है। तो मैं इसे फॉर्मेट करता हूँ एज अ average. Let's see what happens. Still it's not giving me the right answer. कुछ कुछ जगहों पे आंसर सही दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी सही दे रहा है कुछ कुछ, पर यहाँ पे आके फिर फंस रहा है, यहाँ पे आके भी फंस रहा है, हर जगह फंस रहा है, काफी जगहों पे फंस रहा है। अब हो क्या रहा है बैकएंड पे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने रॉ डेटा में यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाए, इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है। देखो, हो ये रहा है बैकएंड पे कि जो हमने ये मेजर कैलकुलेशन की है ना, मतलब ये जो हमने ये वाला वो है जो हमने कैलकुलेट किया था इधर से, ठीक है, कैलकुलेटेड फील्ड से जो हमने बनाई ये वो है। अब ये क्या कर रहा है, इसमें हमने फॉर्मूला क्या दिया था कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय बजट। ओके, सो जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी अपने फील्ड चेंज करते हैं ना, जैसे अभी हमने कंट्री कर दिया या कुछ भी कर रहे हैं, तो इस यूएसए के अंदर जितनी भी मूवीज बनी है, मतलब यूएसए की सारी मूवीज का वो पहले क्या करेगा, लेट्स से यूएसए के अंदर मैं बैकएंड पे जाता हूँ और मैं फिल्टर यूज करता हूँ, यूएसए। ओके, ये यूएसए के अंदर बनी सारी मूवीज है। ओके, तो लगभग 2944 मूवीज है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ एक सेकेंड, 2944 मूवीज है। और उस पे इसने कितना कमाया है, लेट्स से उस पे इसने कितना टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, यही हम देख रहे हैं ना। हम क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू ओवर बजट देख रहे हैं, कितना कमाया है। तो रेवेन्यू, हाँ, तो वो क्या कर रहा है, ये जो अमाउंट, अच्छा इसमें अमाउंट काफी ज्यादा आ रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है इस वक्त समझाने, इसमें अमाउंट ज्यादा है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस इन सिंपल फॉर्म में। देखो, एक हो गया मेरे पास नंबर 5, 4, 3, 8, 15, 25, 20 और 60, लेट से ये सारे मेरे पास नंबर्स है। और ये है मेरे पास नॉर्मल न्यूमेरिक में कर देता हूँ मैं इसे, 50 था भाई। ओके, ये मेरे पास सारे नंबर्स है। और ये ना, लेट से ये सब है यूएसए के, और ये है यूके के, और ये है ऑस्ट्रेलिया के। ओके, अब मुझे निकालना है, एवरेज निकालना है कि मेरे पास है ना टोटल ROI कितना आया है। लेट से मैं ROI वगैरह सब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरी हो गई सेल्स, ये हो गई मेरी कॉस्ट, और अब मैं इसमें निकाल रहा हूँ क्या, ROI निकाल रहा हूँ। मैं कॉस्ट निकाल देता हूँ, 2 रुपये, 20 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, और 10 रुपये। अपनी जरा है ना नींद भगाओ। और ये चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को बैक बैक बताएगा कि पिवट टेबल में क्यों ये चीजें जरूरी है, मेजर्स और बैक एंड पे कैलकुलेशंस ना करो कभी। जब भी आपको पिवट बनाना है तो ये चीजें सीखो अभी बैठ के। आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम टू लर्न दीस आइटम्स, बट इट्स इम्पोर्टेंट, लर्न इट। ओके, तो ये मेरे पास सारे प्रॉफिट्स आ चुके हैं। ओके, यहाँ तक सबको कोई इशू नहीं है ना। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ सेल्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। इससे मेरी क्या आ जाती है, ROI आ जाती है। मैं इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ, या वेल एंड गुड है। ड्रैग कर गया, ये मेरे पास सारा ROI आ गया। ओके, ये सारे मेरे पास ROI आ गए। अब मैं इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ये हो गया सही, ROI यहाँ तक सब सही है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, जो पीछे जो हमारी ये जो कैलकुलेशन थी ना, ये वाली जो हमने पीछे परफॉर्म की थी, जो रॉ डेटा के अंदर हमने जो परफॉर्म की थी, वो क्या कर रहा है, वो इन तीनों का एवरेज ले रहा है। लेट्स से एवरेज, वो इन तीनों का एवरेज लेके मेरे को रिजल्ट ला के दे रहा है। जो 744 आ रहा है ना, इट्स द एवरेज ऑफ एवरी, जितनी भी अंदर वैल्यूज थी ना उन सबका जो भी एवरेज था वो ला के दे रहा है।
जैसे कि देखो इधर, यहाँ पे रिटर्न थे, ये सारे रिटर्न है ना, इन सब की, हाँ इन सब की एवरेज देख लो, देखो क्या आ रही है, 744 एवरेज आ रही है, ये सारे यूएसए वाले, देखो मैंने वो फिल्टर लगाया हुआ है, 744 एवरेज बन रही है, तो वो एवरेज इसका एवरेज ले रहा है। ये तो पहले से परसेंटेज फॉर्मेट में इन दोनों को डिवाइड किया, फिर आंसर आया, फिर उसके बाद इन्होंने इसने क्या किया है, इन सब की एवरेज ले ली, तो इन सब की एवरेज क्या बन रही है, 744। बट अब वो क्या कर रहा है, जो हमारा मेजर है, जो कैलकुलेटेड मेजर है, वो क्या कर रहा है, वो क्या पहले इन सबको है ना अलग अलग डिवीजन कर रहा है, वो पहले क्या कर रहा है, वो बैकएंड पे, इधर से दिखाता हूँ, ये 172 इसका आया था, ठीक है, ये इसने इन सबका क्या किया था, प्लस कर दिया था। जबकि बरक्स ये क्या कर रहा है, बरक्स वो ये क्या कर रहा है, जो हमारा मेजर है, कैलकुलेटेड मेजर है, वो ये कर रहा है कि वो पहले इन सारे सेल्स जो भी यूएसए के अंदर है, उन सबका सम ले रहा है, डिवाइडेड बाय, फिर जो हमारी जो सारी कॉस्ट है, मतलब जो हमारा बजट है, उन सबका कर रहा है सम, फिर आंसर ला के दे रहा है, जो कि बन के आ जाता है 167%। तो आप बताओ ये सही है या ये सही है? ये परसेंटेजेस का एवरेज ले रहा है, विच इज नॉट राइट। और ये क्या कह रहा है, कि ये क्या कह रहा है, कि इसने पूरा टोटल किया, 60 रुपए हमने कमाया है टोटल, टोटल 60 रुपए कमाया है, और हमने इन्वेस्टमेंट टोटल की थी 36 रुपए की, तो 60 डिवाइडेड बाई 36, तो हमें ये आंसर ला के दे रहा है 167% हमने टोटल कमाया है। सो ये आंसर ज्यादा सही है या ये आंसर ज्यादा सही है, ये आप लोग खुद सोच सकते हो, पढ़े लिखे तो सभी है यहाँ पे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट दिस वन। तो यही बेनिफिट है कि आप कैलकुलेटेड कॉलम्स का इस्तेमाल करो, कैलकुलेटेड मेजर्स का, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर आइडियाज आपको दे सकता है, बेहतर रिफ्लेक्शन दे सकता है डेटा का, एज कम्पेयर टू कि अगर आपने यहाँ पे रॉ डेटा के अंदर कैलकुलेशंस कर ली। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई इश्यू, कोई मसला, कोई तकलीफ, तो बताओ मुझे। देखो जहाँ पे, यहाँ पे सिंगल, जहाँ पे सेम आ रहा है ना, वो सेम कोइंसिडेंस नहीं है, वो सेम इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फिल्म में बनी हुई है, फिलीपीन में सिर्फ एक ही फिल्म बनी हुई है, और ऑफिशियल साइट पे भी सिर्फ एक ही फिल्म है, इस वजह से ये इस तरीके के आंसर्स आ रहे हैं। अगर मैं इधर तुम्हें दिखा दूं, मैं वहां पे सीधा जाता हूँ, एक या दो बनी होगी, उससे ज्यादा नहीं बनी होगी जहाँ तक मुझे ख्याल है। तो मैं इसमें से, कौन सा था, फिलीपीन था ना, ओके फिलीपीन, फिलीपीन, ये रहा फिलीपीन हमारा, ओके। देखो एक ही बनी है ना, जब एक ही बनी है तो उसका आंसर कुछ सेम ही आएगा ना, चाहे आप ये कर लो, जैसे मैंने पहले बताया था टाइटल्स पे, आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम, अगर एक ही टाइटल मौजूद है तो, सिंगल वैल्यू मौजूद है तो हमेशा आंसर वही रहेगा।